नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। अपना सक्षम पॉइंट यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्स्ट ग्रेड हिस्ट्री सब्जेक्ट की टेस्ट सीरीज सॉल्यूशन में आज तीसरा टेस्ट, जिसमें मौर्योत्तर काल में शुंग, कण्व, इंडो ग्रीक, कुषाण और पश्चिमी क्षत्रप, इसके अलावा गुप्त युग और वर्धन वंश, तो इन टॉपिकों से संबंधित आज का टेस्ट होने वाला है, जिसके अंदर कुल 100 प्रश्न होंगे। तो करते हैं आज के टेस्ट को शुरू। पहला प्रश्न है कि किस ताम्रलेख में गुप्त वंश को क्षत्रिय अर्जुन का वंशज कहा गया? किस ताम्रलेख में गुप्त वंश को क्षत्रिय अर्जुन का वंशज कहा गया? तो यह कहा गया था पंचोम ताम्रलेख के अंदर। एक नंबर ऑप्शन। पंचोम बिहार से प्राप्त ताम्रलेख में गुप्त वंश को क्षत्रिय अर्जुन का वंशज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन बताना कि इसमें से असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला कि सर्वप्रथम गुप्तों ने घटोत्कच के समय ही गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की। गुप्तों ने घटोत्कच के समय ही गंगा घाटी में राजनीतिक महत्ता प्राप्त की, यह बात सही है। दूसरा कि स्कंदगुप्त के कहोम लेख में गुप्तों की वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ होती है। तो गुप्तों की जो वंशावली घटोत्कच से प्रारंभ होती है वो कहोम लेख में नहीं, बल्कि वो सूपिया लेख जो एमपी से मिला था, उस सूपिया लेख के अंदर गुप्तों की जो वंशावली है वो घटोत्कच से प्रारंभ होती है। सूपिया लेख भी स्कंदगुप्त का ही है, तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि प्रभावती गुप्ता के पुनः तथा रिद्धपुर ताम्रपत्रों में घटोत्कच को गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा गया। तो घटोत्कच को जो गुप्त वंश का आदि पुरुष कहा गया था, यह कहा गया था प्रभावती गुप्ता के पुणा तथा रिद्धपुर ताम्रपत्र लेख में, यह बात भी सही है। चौथा है कि श्रीगुप्त व घटोत्कच ने महाराज की उपाधि धारण की। श्रीगुप्त ने और घटोत्कच ने जो महाराज की उपाधि धारण की, यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन पूछना है, बताना है असत्य कथन 2 नंबर है। स्कंदगुप्त के सूपिया रीवा एमपी लेख में गुप्तों की वंशावली है जो घटोत्कच से प्रारंभ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस विदेशी यात्री द्वारा यह सूचना दी गई कि इस गुप्त शासक ने मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया तथा 24 गांवों को दान में दिया? तो कौन से विदेशी यात्री ने यह सूचना दी और कौन से गुप्त शासक के बारे में सूचना दी कि मृग सिखावन में एक मंदिर का निर्माण करवाया और 24 गांवों को दान में दिया? तो यह जानकारी दी थी इत सिंह ने, और यह कहा था श्रीगुप्त के बारे में। तो इत सिंह श्रीगुप्त के बारे में यह बात कही थी कि इसने जो मृग सिखावन के एक मंदिर का निर्माण करवाया और 24 गांवों को दान में दिया था। इत सिंह के अनुसार उसके 500 वर्ष पूर्व हुइलून नामक चीनी यात्री नालंदा आया था। यहाँ चेचेली के तो श्रीगुप्त नामक राजा ने मृग सिखायन नालंदा में चीन का मंदिर बनाया तथा 24 बड़े ग्राम दान में दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन की पहचान कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। पहला कि गुप्त संवत का सर्वप्रथम प्रयोग चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा स्तंभ लेख में हुआ है। गुप्त संवत का जो सर्वप्रथम प्रयोग हुआ यह चंद्रगुप्त द्वितीय के मथुरा लेख में हुआ, यह बात सही है। दूसरा है कि खो अभिलेख में 156 गुप्त संवत की तिथि अंकित है। खो अभिलेख में 156 गुप्त संवत की तिथि अंकित है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि शशांक के गंजाम अभिलेख में 300 गुप्त संवत उल्लेखित मिलता है, यह बात भी सत्य है। चौथा कि स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में गुप्त संवत को गुप्त परकाल कहा गया। तो जो स्कंदगुप्त के अभिलेख में गुप्त संवत को गुप्त परकाल कहा था, यह स्कंदगुप्त के कहोम अभिलेख में नहीं, बल्कि स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया था। तो स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख के अंदर है जो गुप्त संवत को गुप्त परकाल कहा था, कहोम अभिलेख में नहीं। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसमें सत्य कथन बताने 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 1 नंबर ऑप्शन। स्कंदगुप्त के जूनागढ़ अभिलेख में गुप्त संवत को गुप्त परकाल कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति को ऐतिहासिक पुनरांकन नाम किसने दिया? चंद्रगुप्त की प्रयाग परिस्थिति को ऐतिहासिक पुनरांकन नाम किसने दिया था? तो यह नाम दिया था रोमिला थापर ने। रोमिला थापर 3 नंबर ऑप्शन। रोमिला थापर द्वारा प्रयाग परिस्थिति को ऐतिहासिक पुनरांकन नाम दिया गया। यह परिस्थिति समुद्रगुप्त के समय लगाई गई। इसके रचयिता हरिसेन
समुद्रगुप्त का महादंडनायक, संधि विग्राहक व अमात्य था। इसकी खोज व प्रकाश में लाने का श्रेय ए ट्रायर को दिया जाता है। यह मूलतः कौशाम्बी में था, अकबर के समय इलाहाबाद में स्थानांतरित कर दिया गया। इस पर सम्राट अशोक, मुगल सम्राट जहांगीर व बीरबल के लेख अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रस्तुति के संबंध में सत्य कथन बताइए। प्रयाग प्रस्तुति के बारे में सत्य कथन कौन कौन से हैं? पहला कि यह संस्कृत भाषा चंपू शैली यानी कि गद्य और पद्य दोनों में लिखी, उसे चंपू शैली कहा जाता है। तो संस्कृत भाषा चंपू शैली और ब्राह्मी लिपि में लिखी हुई है, तो यह बात सही है। प्रयाग प्रस्तुति को अनुष्ठित उत्कीर्ण करने का श्रेय तिलभट्ट को जाता है, यह भी सही है। तीसरा ऑप्शन है कि इसमें न कोई तिथि और न ही समुद्रगुप्त के अश्वमेध यज्ञ का उल्लेख है, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि ह्वेनसांग व अलबरूनी ने अपनी यात्रा में प्रयाग प्रस्तुति का वर्णन किया। तो ह्वेनसांग और अलबरूनी की यात्रा में प्रयाग प्रस्तुति का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। तो इसमें पूछा सत्य कथन 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 2 नंबर ऑप्शन। ह्वेनसांग व अलबरूनी ने अपनी प्रयाग यात्रा में कहीं पर भी प्रयाग परिस्थिति का उल्लेख नहीं किया है। फ्लीट ने इसे मरणोत्तर उपलेख कहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि असत्य कथन की पहचान कीजिए। इसमें से असत्य कथन बताना है। पहला है कि प्रयाग परिस्थिति में दक्षिणी पश्चिम भारत में शासन करने वाले वाकाटकों का कोई उल्लेख नहीं है। तो प्रयाग परिस्थिति के अंदर दक्षिणी पश्चिम भारत में शासन करने वाले वाकाटकों का कोई उल्लेख नहीं है, यह बात सही है। दूसरा ऑप्शन है कि कालिदास के मेघदूत में दक्षिणी विजय की नीति को धर्म विजय कहा गया। तो कालिदास के जो समुद्रगुप्त की जो दक्षिण विजय की नीति थी, इसे धर्म विजय जो नाम दिया है, यह कालिदास के मेघदूत ग्रंथ में नहीं बल्कि कालिदास के रघुवंश ग्रंथ में यह उल्लेख मिलता है। तो कालिदास का जो रघुवंश ग्रंथ है, इसके अंदर समुद्रगुप्त के दक्षिण विजय को धर्म विजय कहा था। 2 नंबर ऑप्शन गलत होगा। तीसरा कि समुद्रगुप्त पूर्वी मार्ग से दक्षिण गया तथा उसी मार्ग से वापस आया, यह भी सही है। चौथा है कि इतिहासकार ड्रूबिल का मत है कि समुद्रगुप्त के खिलाफ पूर्वी राज्यों ने संघ बनाया जिसने समुद्रगुप्त को कोलार झील के निकट परास्त किया था, तो यह बात भी सत्य है। तो इसमें पूछा असत्य कथन कौन सा है? तो असत्य कथन इसमें 2 नंबर। कालिदास के रघुवंश ग्रंथ में समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय की नीति को धर्म विजय कहा गया। इतिहासकार राय चौधरी ने भी समुद्रगुप्त की दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ समुद्रगुप्त की जो नीतियां थी, जो युद्ध की नीतियां थी, उन नीतियों के बारे में कि कौन सी नीति किस क्षेत्र पर लागू की गई थी, जिसको हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है दक्षिणी विजय या दक्षिणी राज्यों के प्रति कौन सी नीति थी? तो दक्षिणी राज्यों के प्रति नीति थी ग्रह मोक्षानुग्रह। दूसरा है उत्तर भारत या आर्यावर्त। उत्तर भारत को आर्यावर्त कहा गया। तो उत्तर भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त की कौन सी नीति अपनाई थी? तो उत्तर भारत के राज्यों के प्रति समुद्रगुप्त ने नीति अपनाई थी प्रभोस्वोदारण है जो उत्तर भारत के राज्यों के प्रति अपनाई थी। तीसरा कि आटविक राज्य, आटविक राज्यों के प्रति कौन सी नीति थी? तो वह थी परिचारीकृत। चौथा है विदेशी राज्यों के प्रति नीति अपनाई थी अन्य पावन। और चौथा है 5वां है सीमावर्ती प्रदेश। सीमावर्ती प्रदेशों पर समुद्रगुप्त की नीति थी सर्वकरदान, प्राणामगन और आज्ञाकरण। तो इसमें 1 में 4, 2 में 1, 3 में 2, 4 में 5 और 5 में जो 3 होगा। तो 4, 1, 2, 5, 3, 4, 1, 2, 5, 3, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। प्रभोस्पादरण समूल नष्ट कर देना जो आर्यावर्त के प्रति अपनाई। परिचारीकृत का मतलब है कि अपना सेवक व दास बना लेना, जो आर्टिक राज्यों के प्रति यह नीति अपनाई थी। तीसरी है सर्वकरदान या प्राणामगन, यह इसका तात्पर्य कर प्राप्त करना, जो सीमावर्ती प्रदेशों के प्रति इस नीति को अपनाया था। चौथा है गृह मोक्षानुग्रह, संधि करके छोड़ देना, दक्षिणी विजय दक्षिणी राज्यों के प्रति यह नीति अपनाई थी। और 5वां है कन्योपायन यानी उनसे संबंध बना लेना, वैवाहिक संबंध स्थापित करना, जो विदेशी राज्यों के प्रति अपनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रस्तुति से संबंधित सत्य कथन की पहचान कीजिए।
प्रयाग परिस्थिति से संबंधित सत्य कथन बताना है। पहला कि प्रयाग परिस्थिति की पंक्ति 13-14 में आर्यवर्त की प्रथम विजय का उल्लेख है। प्रयाग परिस्थिति की पंक्ति 13-14 में जो आर्यवर्त की प्रथम विजय का उल्लेख है, यह सही है। दूसरा, पंक्ति 19 व 20 में दक्षिणापथ के 12 राज्यों की विजय का उल्लेख है, यह भी सत्य है। तीसरा कि 22वीं पंक्ति में सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है, तो 22वीं पंक्ति में जो सीमावर्ती राज्यों का उल्लेख है, यह भी सत्य है। चौथा है कि 21वीं 22वीं पंक्ति में विदेशी शक्तियों का उल्लेख है, तो विदेशी शक्तियों का जो उल्लेख है वो 21वीं 22वीं में नहीं, बल्कि यह उल्लेख मिलता है 23वीं और 24वीं पंक्ति के अंदर। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। 1, 2 और 3 सही है, 4 गलत है। इसमें सत्य पूछा है तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। 23वीं 24वीं पंक्ति विदेशी शक्तियों का उल्लेख, 21वीं पंक्ति में आठविक राज्यों शक्तियों का उल्लेख, 21वीं पंक्ति में ही आर्यावर्त के 9 राजाओं का वर्णन मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन बताना इनमें से पहला कि समुद्रगुप्त ने नागों के शत्रु गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया। समुद्रगुप्त ने नागों के शत्रु गरुड़ को अपना राज चिन्ह बनाया था, तो यह बात सही है। दूसरा है कि छंदोबद्ध मुद्रालेख अंकित कराने वाला पहला शासक समुद्रगुप्त था। छंदोबद्ध मुद्रालेख कराने वाला पहला शासक समुद्रगुप्त था, यह भी सत्य है। तीसरा है कि परशुधारी मुद्रा पर समुद्रगुप्त की कृतांत परशु उपाधि अंकित है। पशुधारी मुद्रा पर है जो समुद्रगुप्त की कृतांत परशु मुद्रा अंकित है, यह भी सत्य है। चौथा है कि धनुर्धारी प्रकार की मुद्रा पर समुद्रगुप्त की पृथ्वीयाम अप्रतिरथ उपाधि अंकित है। तो यह जो उपाधि है, यह उपाधि इसकी अंकित है प्रयाग परिस्थिति के अंदर। धनुर्धारी प्रकार के जो सिक्के हैं उन पर सिर्फ अप्रतिहत उपाधि अंकित है, न कि पृथ्वीयाम अप्रतिहत है। तो धनुर्धारी प्रकार की मुद्राओं पर समुद्रगुप्त की उपाधि अंकित है अप्रतिरथ। वहीं पृथ्वीयाम अप्रतिहत जो उपाधि है, यह प्रयाग परिस्थिति में अंकित है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। पृथ्वीयाम अप्रतिहत उपाधि प्रयाग परिस्थिति में अंकित है, जबकि धनुर्धारी मुद्रा पर अप्रतिहत नाम उपाधि अंकित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी। यहाँ पर 2 कथन है, इनमें से बताना है कि कौन सा सत्य है। तो गुप्त काल में जो सती प्रथा प्रारंभ हो चुकी थी, यह बात सही है। दूसरा है कि एरन अभिलेख से गुप्त काल में सती होने वाली एक स्त्री की जानकारी प्राप्त होती है। तो एरन अभिलेख से जो गुप्त काल में सती होने वाली एक स्त्री की जानकारी मिलती है, यह बात भी सत्य है। तो ए और आर दोनों सत्य है, और आर है जो ए की सही व्याख्या करता है। 1 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी मालवा का है में भानुगुप्त की जानकारी मिलती है। इस अभिलेख में इसे संसार का सर्वश्रेष्ठ वीर कहा। हुणों के विरुद्ध युद्ध का उल्लेख है, जिसमें मंत्री गोपराज की मृत्यु हुई तथा उसकी पत्नी मृतक पति के शव के साथ सती हुई। यह सती प्रथा का विवरण देने वाला पहला अभिलेख्य साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख मिलता है। रामगुप्त का और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख कौन से ग्रंथों में मिलता है? तो वह इनमें से मिलता है देवी चंद्रगुप्त में मिलता है, हर्षचरित में मिलता है, काव्य मीमांसा में मिलता है और श्रृंगार प्रकाश में मिलता है। मालती माधव में जो रामगुप्त और ध्रुव देवी का उल्लेख नहीं मिलता। तो इन चारों में मिलता है देवी चंद्रगुप्त, हर्षचरित, काव्य मीमांसा और श्रृंगार प्रसार। 1, 2, 3 और 4। 1, 2, 3, 4, 3 नंबर ऑप्शन। देवी चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता विशाख दत्त, हर्षचरित बाणभट्ट, काव्य मीमांसा राजशेखर से काव्य मीमांसा के राजशेखर है, श्रृंगार प्रकाश के परमार भोज इनके लेखक है। इनमें रामगुप्त का उल्लेख मिलता है। मालती माधव के जो रचयिता है भवभूति है, इसमें रामगुप्त और ध्रुव देवी की कथा का उल्लेख नहीं मिलता। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर जो 4 कथन दे रखे हैं, इनमें से हमें बताना है कि कौन कौन से कथन है जो इसमें सत्य कथन है। सबसे पहला है कि गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते हैं। गुप्त सम्राट स्वयं के लिए दैवीय अधिकारों का दावा करते हैं, यह बात सही है। दूसरा है कि गुप्त सम्राटों ने भूमि दान की परंपराओं का विस्तार किया। गुप्त सम्राट ने
भूमिदान की परंपराओं का विस्तार किया, यह बात भी सत्य है। तीसरा है कि प्रयाग प्रस्तुति में राज्यसभा का उल्लेख मिलता है, जिसके सदस्य सभ्य ही कहलाते थे, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि कालिदास के ग्रंथों में वह कामदक के नीतिसार में मंत्री परिषद का उल्लेख नहीं मिलता, तो यह बात गलत है, क्योंकि कालिदास व कामदक का जो नीतिसार है उसके अंदर गुप्तकालीन मंत्री परिषद का उल्लेख मिलता है, इसमें लिखा नहीं मिलता है, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। इसमें पूछा सत्य कथन, तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 इसके सही है। 1, 2 और 3, 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय यात्रा में फायान ने एक अस्पताल का उल्लेख किया, वह कहाँ स्थित है? फायान ने जब भारत की यात्रा की, उस भारतीय यात्रा के उल्लेख में उन्होंने एक अस्पताल का उल्लेख किया था। यह अस्पताल कहाँ पर थी? तो यह थी पाटलिपुत्र में। फायान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 ईस्वी में भारत आया। इसका मूल उद्देश्य विनय पिटक ग्रंथ की खोज करना था। इसने अपनी यात्रा में पाटलिपुत्र में स्थित अस्पताल का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर स्कंदगुप्त की उपाधियां दे रखी है, स्कंदगुप्त की उपाधियां दे रखी है, तो इसको हमें मिलान करना है कि ये उपाधि हमें कहाँ पर मिलती है। तो सबसे पहले मिलती है स्कंदगुप्त की उपाधि गुप्त वंशकुर। गुप्त वंशकुर जो स्कंदगुप्त की जो उपाधि है, यह उपाधि हमें प्राप्त होती है भीतरी स्तंभ लेख के अंदर। भीतरी स्तंभ लेख, तो भीतरी स्तंभ लेख इसमें 5 नंबर ऑप्शन में है, तो एक में 5 होगा। दूसरे में है कि दूसरी उपाधि है कि सक्रोपम। सक्रोपम जो उपाधि है, यह उपाधि हमें मिलती है, सक्रोपम उपाधि हमें मिलती है कहोम स्तंभ लेख में। तो सक्रोपम उपाधि कहोम स्तंभ लेख में मिलती है, तो 2 में 3 नंबर होगा। तीसरे नंबर पर है विक्रमादित्य। स्कंदगुप्त की जो विक्रमादित्य उपाधि हमें मिलती है, यह उपाधि मिलती है सोमदेव के कथा सरित सागर में और भीतरी लेख में। तो सोमदेव का कथा सरित सागर और भीतरी लेख जो 2 नंबर ऑप्शन है। तीसरा है, जो चौथा है कि परीक्षित परीक्षिप्त वक्षा। परीक्षिप्त वक्षा जो उपाधि प्राप्त होती है, यह उपाधि मिलती है जूनागढ़ लेख के अंदर, तो 4 में 4 होगा। और 500 नंबर पर कर्मादित्य। स्कंदगुप्त की कर्मादित्य नाम की जो उपाधि मिलती है, यह हमें मिलती है उसके मुद्राओं पर, तो मुद्रा जो 1 नंबर में है, तो ई में जो 1 नंबर होगा। तो 5, फिर 3, 2, 4 और 1, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन का चयन कीजिए। 4 ऑप्शन है, इनमें से सत्य कथन बताना है कि कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला है कि दुर्जनपुर जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, से 2 जैन मूर्तियां प्राप्त हुई है, जिनमें एक तीर्थंकर चंद्र प्रभु व दूसरी मूर्ति जैन तीर्थंकर पुष्पदंत की है, तो यह बात सत्य है। दुर्जनपुर से 2 जैन मूर्तियां मिली है, जिनमें एक तीर्थंकर चंद्र प्रभु की है और दूसरी मूर्ति जैन तीर्थंकर पुष्पदंत की है। 2 नंबर ऑप्शन है कि दुर्जनपुर जैन मूर्ति लेख में चंद्रगुप्त प्रथम को महाराजा धीराज कहा गया, तो इसमें चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं कहा गया था, बल्कि महाराजा धीराज जो इस मूर्ति लेख में कहा गया है, महाराजा धीराज यह कहा गया है रामगुप्त को, तो चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं बल्कि रामगुप्त को जो महाराजा धीराज कहा गया इस दुर्जनपुर जैन मूर्ति लेख के अंदर, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि रामगुप्त की मुद्राएं मालवा के भिलसा व एरण से प्राप्त हुई है। रामगुप्त की जो मुद्राएं हैं वह मालवा के भिलसा व एरण से मिली है, यह बात सही है। चौथा है कि कांबे और संगलित ताम्रपत्र में चंद्रगुप्त द्वितीय को सहांसाक कहा गया, तो यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने 1, 3 और 4 सही है, और 2 नंबर जो इसका असत्य होगा, 1, 3 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। दुर्जनपुर जैन मूर्ति लेख, दुर्जनपुर जैन मूर्ति लेख में रामगुप्त को महाराजा धीराज कहा गया। यहाँ से 2 जैन तीर्थंकरों चंद्र प्रभु व पुष्पदंत की मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं, तो हमें सुमेलित करनी है। सबसे पहले नंबर पर है कालिदास। कालिदास की इसमें जो रचना है, कालिदास की इसमें जो रचना है वह है कुंतलेश्वर द्वितीय। कुंतलेश्वर द्वितीय जो रचना है यह कालिदास की रचना है, तो एक में 2 नंबर होगा। दूसरे नंबर पर है क्षेमेंद्र। क्षेमेंद्र की जो रचना है वो है औचित्य विचार चर्चा, ये क्षेमेंद्र की रचना है। तीसरे नंबर पर है भोज। भोज की रचना इसमें काव्य मीमांसा तो राजशेखर की रचना है। भोज की जो रचना है वह इसमें ऑप्शन क्या दे रखा है, वह इसमें ऑप्शन दे रखा है श्रृंगार प्रसार।
तो श्रृंगार प्रकाश है जो भोज की रचना है, और राजशेखर की रचना है काव्य मीमांसा। तो एक में दो, दो में एक, तीन में चार और चार में तीन। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। चंद्रगुप्त ने कालिदास को अपना दूत बनाकर कुंतल नरेश काकुस्थस्थ वर्मन के दरबार में भेजा। छेमंदकृत औचित्य विचार चर्चा के अनुसार कालिदास ने कुंतलेश्वर दौत्य की रचना कर कुंतल राज्य में की थी। भोज ने श्रृंगार प्रकाश व राजशेखर ने जो काव्य मीमांसा ग्रंथों की रचना की। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। तो यहाँ पर मिलान करना, यहाँ पर कुछ अभिलेख या अभिलेख दे रखे हैं। इन अभिलेखों का संबंध किन से है? तो अभिलेखों का संबंध बताना है। सबसे पहला है उदयगिरी गुहा अभिलेख। उदयगिरी का गुहा अभिलेख, उदयगिरी का पहला गुहा अभिलेख, फर्स्ट उदयगिरी गुहा अभिलेख। इसका जो संबंध है, यह संबंध है वीर सेन साव से। दूसरे नंबर पर है द्वितीय उदयगिरी गुहालेख। द्वितीय उदयगिरी गुहालेख का जो संबंध है वो है सनकानिक महाराज से। तीसरा नंबर पर है सांची का अभिलेख। सांची के अभिलेख का संबंध है आम्रक देव से। और चौथा मेहरौली स्तंभ लेख का संबंध है चंद्र से। तो एक में दो, दो में तीन, तीन में चार और चार में एक। दो नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। फर्स्ट उदयगिरी गुहालेख वीरसेन साव, द्वितीय उदयगिरी गुहालेख सनकादिक महाराज, सांची अभिलेख आम्रक देव और मेहरौली स्तंभलेख चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर चार ऑप्शन दे रखे हैं। इनमें से असत्य ऑप्शन बताना है कौन सा है। पहला कि कालिदास की रचना ज्योतिर्विदार्पण में चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है। तो कालिदास की रचना ज्योतिर्विदार्पण में चंद्रगुप्त द्वितीय के 9 रत्नों का उल्लेख मिलता है। तो यह बात बिल्कुल सही है। दूसरा कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने राजा रानी व पर्यक प्रकार की मुद्राएं जारी की। तो यह बात भी सत्य है। तीसरा कि सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवगुप्त व परवर सेन के चमक लेख में देवराज कहा गया। तो यह बात है यहाँ पर गलत है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा लिखते हैं। सांची के अभिलेख में जो चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज कहा गया था, इसमें देवगुप्त का है। वहीं परवर सेन के चमक लेख में देवगुप्त कहा था, जो इसमें देवराज का रखा है। तो ये दोनों उल्टे होंगे, इसलिए ये ऑप्शन है जो इसका गलत है। तीसरा चौथा ऑप्शन है कि उदयगिरी गुहा लेख में राजा धीराजर्षि व मथुरा लेख के में चंद्रगुप्त द्वितीय को भट्टारक कहा गया। तो यह बात भी सही है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज व परवर सेन के चमक लेख में चंद्रगुप्त को देवगुप्त कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 कथन है, इनमें से बताना है कि सत्य कथन कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले कि बिलसिद अभिलेख के अनुसार ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण ने स्वामी महासेन मंदिर कार्तिकेय मंदिर का के निर्माण का उल्लेख है। बिलसिद अभिलेख के अनुसार ध्रुव शर्मा नामक ब्राह्मण ने स्वामी महासेन मंदिर के निर्माण का उल्लेख मिलता है। ये बात सही है। दूसरा कि गढ़वा शिलालेख में दिनार जो स्वर्ण मुद्रा थी का उल्लेख है। तो गढ़वा शिलालेख में दिनार नामक स्वर्ण मुद्रा का उल्लेख है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि मंदसौर अभिलेख में सुमेरु पर्वत पर कैलाश पर्वत का उल्लेख है। मंदसौर अभिलेख में सुमेरु पर्वत व कैलाश पर्वत का उल्लेख मिलता है, यह बात भी सत्य है। चौथा कि करमदंडा अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य का, तो कुमारगुप्त को जो शरदकालीन सूर्य कहा था, यह करमदंडा अभिलेख में नहीं कहा था, बल्कि यह कहा था इसे तुमेन अभिलेख में। तो तुमेन अभिलेख के अंदर है जो कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा था, ना कि करमदंडा अभिलेख में। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसमें हमें बताने सत्य कथन 1, 2 और 3। 1, 2 और 3, 3 नंबर ऑप्शन। करमदंडा अभिलेख में कुमारगुप्त के अमात्य पृथ्वीसेन द्वारा शिव प्रतिमा स्थापित किए जाने का उल्लेख है, तथा तुमेन अभिलेख में जो कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अष्टकुलाधिकरण महतर ग्रामिक कुटुम्बिनी नामक स्थानीय कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। तो इन सभी कर्मचारियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कौन से ताम्रपत्र में मिलता है? अष्टकुलाधिकरण का, महतर का, ग्रामिक का, कुटुम्बिनी नामक स्थानीय कर्मचारियों का उल्लेख कहाँ मिलता है? तो यह उल्लेख मिलता है दामोदरपुर के ताम्रपत्र में। 2 नंबर ऑप्शन।
कुमारगुप्त कालीन दामोदरपुर ताम्रपत्र में स्थानीय कर्मचारियों का उल्लेख मिलता है। यहाँ से 3 ताम्रपत्र प्राप्त हुए। इसमें बंगाल में पुंडवर्धन तथा यहाँ के राज्यपाल चिरादत्त का उल्लेख मिलता है। बेग्राम ताम्रपत्र में कुमारगुप्त को परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परम देवत तथा वराह स्वामी नामक ब्राह्मण को भूमि दान का उल्लेख मिलता है। धनदेव ताम्रपत्र में गोविंद स्वामी के मंदिर को दिए गए भूमि दान का उल्लेख प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। चंद्रगुप्त द्वितीय के सामंत और अधिकारी थे। सामंत या अधिकारी जो है उनका उल्लेख कर रखा है कि वो कहाँ के अधिकारी थे या कौन से पद पर अधिकारी थे या सामंत थे। तो सबसे पहले नंबर पर है वीरसेन साव। वीरसेन साव जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय संधि विग्रह किया प्रधान सचिव था। दूसरे नंबर पर है आम्रक देव। आम्रक देव जो चंद्रगुप्त द्वितीय का सेनापति था। तीसरे नंबर पर है सनकानिक महाराज। सनकानिक महाराज जो मालवा का गवर्नर था। और चौथे नंबर पर है स्वामी दास। स्वामी दास जो बल्ख का गवर्नर था। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 3 और 4 में 4। 3 नंबर ऑप्शन। वीरसेन साव संधि विग्रह के प्रधान सचिव, आम्रक देव सेनापति, सनकानिक महाराज मालवा का गवर्नर, स्वामी दास जो बल्ख भारत का गवर्नर, अन्य में गोविंद गुप्त जो तीर भुक्ति का गवर्नर, शिखर स्वामी जो मंत्री था कर्मदंडा अभियान के समय, विश्वामित्र स्वामी जो बेसनगर से सामंत की मुद्रा प्राप्त हुई है। विश्वामित्र स्वामी की तिरिकमल जो 383 ईस्वी में गया अभिलेख में उल्लेख है आदि। ये चंद्रगुप्त कालीन सामंत थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर है जो ये कुमारगुप्त के काल के कुछ प्रांतपतियों के नाम है। तो ये कहाँ कहाँ के प्रांतपति थे, कौन से क्षेत्र के प्रांतपति कौन थे, यह हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला नाम आता है पुंडवर्धन। पुंडवर्धन के प्रांतपति कौन थे? तो पुंडवर्धन के प्रांतपति थे चिरादत्त। दूसरे नंबर पर है एरन प्रदेश। एरन प्रदेश के प्रांतपति थे घटोत्कच। एरन प्रदेश के प्रांतपति घटोत्कच गुप्त। तीसरे नंबर पर है दसपुर। दसपुर के प्रांतपति थे बंधु वर्मा। और अवध के प्रांतपति थे पृथ्वीसेन। तो ये चारों प्रांतपति कुमारगुप्त के काल के प्रांतपति थे। कुमारगुप्त कालीन प्रांतपति पुंडवर्धन जो चिरादत्त के, एरन प्रदेश का घटोत्कच गुप्त, दसपुर के बंधु वर्मा और अवध के थे पृथ्वीसेन। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से मिलान करने वाला प्रश्न है जिसमें कुमारगुप्त की उपाधियां दे रखी है। कुमारगुप्त की उपाधियां, इन उपाधियों का उल्लेख हमें कहाँ से मिलता है या कौन सी उपाधियां थी? तो सबसे पहला हवेनसांग। हवेनसांग ने जो कुमारगुप्त की उपाधि का उल्लेख किया है वह क्या था? सक्रादित्य। सक्रादित्य कुमारगुप्त की जो उपाधि का उल्लेख मिलता है यह हवेनसांग से मिलता है। गढ़वा अभिलेख, गढ़वा अभिलेख में कुमारगुप्त की परम भागवत नाम की उपाधि मिलती है। व्याघ्र निहिता, व्याघ्र निहिता में व्याघ्र कुल, पराक्रम और अश्वारोही, यह गुप्त कुलाचंद्र या गुप्त कुल व्योमेश राशि कुमारगुप्त की उपाधि थी। तो 1 में 3, 2 में 4, 3 में 1 और 4 में 2। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। अन्य उपाधियां अप्रतिग, श्री महेंद्र, अश्वमेघ महेंद्र, सिंह महेंद्र, महेंद्रादित्य, व्याघ्र बल पराक्रम या व्याघ्र निहंता, गुप्त कुलाम चंद्र, अश्वारोही, सक्रादित्य जो हवेनसांग ने दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है जिसमें स्कंदगुप्त के प्रांतपति थे। अभी हमने पहले देखे थे कुमारगुप्त के प्रांतपति, उससे पहले हमने देखे थे चंद्रगुप्त के सामंत या अधिकारी। अब है स्कंदगुप्त के प्रांतपति। तो स्कंद गुप्त के प्रांतपति है जो हमें सुमेलित करने। सबसे पहला नाम आता है पाणदत्त का। पाणदत्त जो सौराष्ट्र का राज्यपाल था। स्कंदगुप्त के समय पाणदत्त सौराष्ट्र का राज्यपाल था। सौराष्ट्र 5 नंबर, 1 में 5 होगा। दूसरे नंबर पर है सरुनाग। सरुनाग जो अंतर्वेदी गंगा यमुना का राज्यपाल था। तीसरे नंबर पर है भीमवर्मन। भीमवर्मन है जो कौशाम्बी का राज्यपाल था। चौथे नंबर पर है प्रभाकर वर्धन। प्रभाकर है जो पश्चिमी मालवा का राज्यपाल था। और 5 नंबर पर है चक्रपालित। चक्रपालित जो है यह था गिरनार का पूर्ववर्ती। गिरनार
गिरनार का पुरपलती, एक नंबर ऑप्शन। तो ई में जो एक नंबर होगा। तो 5, फिर 4, 2, 3 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। गलत कथन को छांटे। 4 ऑप्शन है, इनमें से हमें बताना है कि गलत कथन कौन सा है। सबसे पहला कि स्कंदगुप्त ने 486 ईस्वी में एक राजदूत चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजकर राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। स्कंदगुप्त ने 466 ईस्वी में एक राजदूत चीन के सांग सम्राट के दरबार में भेजकर राजनयिक संबंध स्थापित किए थे। ये बात सत्य है। दूसरा है कि गढ़वा लेख के अनुसार जैन धर्म के मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। तो मद्र नामक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों के पाषाण प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। वो 5 जैन तीर्थंकर थे: आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी। लेकिन इसका जो हमें उल्लेख मिलता है, यह उल्लेख गढ़वा लेख में नहीं, बल्कि यह उल्लेख मिलता है कहोम अभिलेख में। तो इसका उल्लेख हमें मिलता है कहोम अभिलेख में। कहोम अभिलेख के अनुसार जैन धर्म के मध्य नामक व्यक्ति ने 5 तीर्थंकरों की पाषाण प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा है कि नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बंट गया। नरसिंह गुप्त बालादित्य के समय गुप्त साम्राज्य जो 3 भागों में बंट गया, यह बात भी सत्य है। चौथा है कि गिरनार में चक्रपालित ने सुदर्शन झील के किनारे भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया था। ये बात भी सही है। तो इसमें गलत कथन बताना था, 2 नंबर ऑप्शन। कहोम अभिलेख के अनुसार जैन धर्म के मध्य नामक व्यक्ति ने 5 तीर्थंकरों, जिनमें आदिनाथ, शांतिनाथ, नेमिनाथ, पार्श्वनाथ और महावीर स्वामी की पाषाण प्रतिमाएं स्थापित करवाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन प्रशासनिक इकाइयों में सही क्रमागत स्तर को पहचाने घटते क्रम में। यानी कि सबसे पहले बड़ा क्रम बताना है, उसके बाद छोटा क्रम बताना है। प्रशासनिक इकाइयों था, तो इसमें सबसे उच्च पद पर आएगा भुक्ति, भुक्ति से नीचे विषय, विषय से नीचे पेट, और फिर सबसे नीचे आएगा ग्राम, एक नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ अधिकारी दे रखे हैं, तो इन अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और अधिकारियों के पद दे रखे हैं। तो सबसे पहले महाप्रतिहार। महाप्रतिहार जो राजमहल का प्रमुख होता था, महाप्रतिहार राजमहल के प्रमुख को कहते थे। दूसरा नंबर है अग्रहारिक। अग्रहारिक जो होता था यह दान विभाग का प्रमुख होता था। अग्रहारिक जो दान विभाग का प्रमुख होता था। 2 में 5 नंबर। तीसरा महाअक्सपटलिक। महाअक्सपटलिक जो है यह होता था आय व्यय का लेखा जोखा रखने वाला अधिकारी। चौथे नंबर पर है दंडपाशिक। दंडपाशिक जो पुलिस विभाग का प्रधान अधिकारी होता था। और 5वें नंबर पर है भांडागराधिकृत। भांडागराधिकृत जो राजकोष का अध्यक्ष होता था। तो 1 में 4, 2 में 5, 3 में 3, 4 में 1 और 5 में 2, 2 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। इसमें भी कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और अधिकारियों के पदों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले है दांग्रिक। दांग्रिक जो नगर का अधिकारी होता था। दांग्रिक दांग्रिक नगर के अधिकारी को कहा गया। दूसरे नंबर पर मेहतर। मेहतर जो है ये ग्राम का प्रधान अधिकारी होता था। तीसरे नंबर पर है आयुक्त। आयुक्त जो जिले का अधिकारी होता था। और चौथे नंबर पर है शास्त्री। शास्त्री है जो यह आज्ञाओं का प्रारूप बनाने वाला होता था। तो 1 में 3, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 4, 3 नंबर ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमि माप की इकाइयों को बढ़ते क्रम में पहचानिए। तो भूमि माप की इकाइयां बतानी है जो बढ़ते क्रम में बतानी है। सबसे पहले वो कौन सी थी और उसके बाद में कौन सी थी। तो इसमें सबसे छोटी आएगी आडवाप, फिर द्रोणवाप, फिर कुल्यवाप और फिर पाठक, 1 नंबर ऑप्शन। 4 आडवाप बराबर 1 द्रोणवाप होता था। 8 द्रोणवाप बराबर 1 कुल्यवाप होता था। 5 कुल्यवाप के बराबर 1 पाटक होता था। प्रवर्तताप भी एक लघु भूमि इकाई थी। निवर्तन वाकाटक क्षेत्र दक्षिण में भूमि माप की इकाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल के संबंध में असत्य कथन का चयन कीजिए। गुप्त काल के संबंध में जो असत्य कथन बताइए।
तो सबसे पहला ऑप्शन इसमें है कि इस काल में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई। गुप्त काल के समय जो रोमन साम्राज्य के साथ व्यापारिक संबंधों में गिरावट आई थी, तो यह बात तो सही है। दूसरा है कि इस काल में भारत का सर्वाधिक व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशियाई प्रदेशों से होता था। तो गुप्त काल के समय भारत का सर्वाधिक व्यापार है जो दक्षिणी पूर्वी एशियाई देशों से होता था, यह भी सत्य है। तीसरा कि रोम के पतन के बाद उसका स्थान कॉन्स्टेंट कॉन्स्टेंटिनोपल ने ग्रहण किया, तो ये बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि भारत में मुद्रा का प्रसार कम होने से व्यापारिक गिरावट आई, तो यह बात गलत है, क्योंकि गुप्त काल में भारत में मुद्रा के प्रसार में कमी नहीं आई थी, क्योंकि इस समय दक्षिणी पूर्वी एशिया में सर्वाधिक व्यापार होता था। 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। गुप्त काल में किसी भी प्रकार से मुद्रा के प्रसार में कमी नहीं आई, बल्कि भारतीय व्यापार दक्षिणी पूर्वी एशिया से होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फायान से संबंधित असत्य कथन को पहचानिए। फायान से संबंधित असत्य कथन कौन सा है? सबसे पहला कि वह किसी भी शासक के दरबार में नहीं गया। फायान जब भारत यात्रा पर आया था, वह किसी भी शासक के दरबार में नहीं गया था, क्योंकि उसका उद्देश्य था विनय पिटक की खोज करना। तो वह विनय पिटक की खोज करने आया था, वह किसी शासक के दरबार में नहीं गया था। पहला सही है। दूसरा कि उसने बोध गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु वह कुशीनगर को उजड़ा हुआ पाया। फायान ने बताया था कि बोध गया, श्रावस्ती, कपिलवस्तु और कुशीनगर है जो उजड़े हुए थे। तो फायान ने इनको उजड़ा हुआ पाया था, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि वह अपने भ्रमण में न तो लूटा गया और न ही ठगा गया, तो यह बात भी सत्य है। चौथा है कि वह स्थल मार्ग से आया और स्थल मार्ग से चला गया, यह बात गलत है, क्योंकि फायान आया तो स्थल मार्ग से था, लेकिन वह वापस जल मार्ग से गया था। तो स्थल मार्ग से आया था और वापस स्थल मार्ग से नहीं गया, बल्कि जल मार्ग से गया था। इसलिए 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका असत्य होगा। फायान चीनी यात्री था जो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय 399 ईस्वी में आया और 414 ईस्वी तक लगभग 15 वर्षों तक भारत में रहा। इसका उद्देश्य विनय पिटक की खोज करना था। वह स्थल मार्ग से आया और जल मार्ग से वापस गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो रचनाकार का नाम आता है वह आता है ईश्वर कृष्ण सिंह। ईश्वर कृष्ण सिंह की जो रचना है वह सांख्य कारिका। ईश्वर कृष्ण सिंह की रचना है सांख्य कारिका। दूसरे नंबर पर नाम है चंद्र गोमिन। चंद्र गोमिन की रचना है चंद्र व्याकरण। तीसरे नंबर पर है भास। भास की स्वप्न वास्तता। और चौथे नंबर पर है दिननाग। दिननाग की है प्रमाण समुच्चय। तो एक में दो, दो में तीन, तीन में एक और चार में चार। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। ईश्वर कृष्ण की रचना सांख्य कारिका, चंद्र गोमिन की रचना चंद्र व्याकरण, भास की रचना स्वप्न दासवता और दिनांक की रचना जो प्रमाण समुच्चय है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मिलान करना है। इसमें भी रचनाएं दे रखी है और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले नाम आता है अमर सिंह का। अमर सिंह की जो रचना है वह है अमरकोश। अमरकोश अमरकोश है जो अमर सिंह की रचना है। दूसरे नंबर पर है श्रीहर्ष। श्रीहर्ष की रचना है निषेध्य चरितम। तीसरे नंबर पर है वत्स भट्टी। वत्स भट्टी की रचना है रावण वध। और चौथे नंबर पर है मेंथा। मेंथा की रचना है हयग्रीव वध। तो 4, 3, 2 और 1। 4, 3, 2 और 1। 2 नंबर ऑप्शन। अमर सिंह की रचना अमरकोश और नामालिंगु शासन। श्री हर्ष की रचना है नेषधीय चरितम। वत्स भट्टी की रचना है रावण वध और मेंथा की रचना है हरग्रीव वध। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह भी मिलान करना है। इसमें भी रचनाकारों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी रचनाएं दे रखी है जो हमें सुमेलित करनी है। सबसे पहले रचनाकार है नारायण पंडित। नारायण पंडित की इसमें रचना है हितोपदेश। दूसरे नंबर पर है विष्णु शर्मा। विष्णु शर्मा की पंचतंत्र। तीसरे नंबर पर है भाम्य। भाम्य के जो काव्य अलंकार। और चौथे नंबर पर है दंडित। दंडिन की जो रचना है वह काव्यादर्श। तो 2, 1, 4, 3। 2, 1, 4, 3 है तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। नारायण पंडित। नारायण पंडित के हितोपदेश, विष्णु शर्मा के पंचतंत्र,
भामे की काव्य अलंकार और दंडिनी के काव्य दर्श व दस कुमार चचरित। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन मंदिरों के संबंधित विशेषता नहीं है। गुप्तकालीन मंदिरों से संबंधित कौन सी विशेषता है जो गुप्तकालीन मंदिरों से संबंधित नहीं है? तो सबसे पहली है कि गुप्तकालीन मंदिरों का निर्माण ऊंचे चबूतरे पर होता था। गुप्तकालीन मंदिरों का जो निर्माण है यह ऊंचे चबूतरों पर होता था, यह बात सही है। दूसरा है, मंदिर के भीतर एक वर्गाकार या चौकोर गर्भगृह होता था जिसके चारों ओर प्रदक्षिणा पथ बना होता था, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि गुप्तकाल के अधिकांश मंदिर पाषाण निर्मित थे। तो गुप्तकाल के अधिकांश मंदिर जो पाषाण निर्मित थे। वृत्ताकार स्तंभों के शीर्ष भाग पर चार सिंहों की मूर्तियां एक दूसरे से पीठ सटाई हुई थी। तो यह विशेषता है जो गुप्तकाल की नहीं है, क्योंकि जो शीर्ष भाग पर पशुओं की जो आकृतियां है यह मौर्यकालीन जो स्तंभ थे उन स्तंभों पर थी, ना कि गुप्तकालीन मंदिरों पर। तो इसलिए 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तो इसमें मंदिरों की कौन सी विशेषता नहीं है? तो 4 नंबर। उपयुक्त तीनों गुप्त मंदिरों की विशेषता है। गुप्त काल में वर्गाकार गर्भगृह के सामने एक स्तंभ युक्त मंडप बनाया जाता था। बाद में इसे गर्भगृह के चारों तरफ बनाया जाने लगा। शीर्ष भाग पर पशुओं की आकृतियां मौर्यकालीन स्तंभों की विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ मंदिरों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके स्थान दे रखे हैं। तो सबसे पहला है कि विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर कहाँ पर है? तो विष्णु मंदिर है एरन सागर मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पर है शिव मंदिर। शिव मंदिर जो भूमरा का शिव मंदिर है सतना मध्य प्रदेश में। तीसरे नंबर पर है पार्वती मंदिर जो मध्य प्रदेश के आजमगढ़ में नचना कुठार का पार्वती मंदिर। और लक्ष्मण मंदिर, लक्ष्मण मंदिर है जो सिरपुर का, जो छत्तीसगढ़ के रायपुर में है। तो एक में दो, दो में एक, तीन में तीन और चार में चार। 3 नंबर ऑप्शन। एरण सागर मध्य प्रदेश का विष्णु मंदिर, नचना कोठार आजमगढ़ मध्य प्रदेश का पार्वती मंदिर, भूमरा जो सतना मध्य प्रदेश में है भूमरा का शिव मंदिर, और सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर जो रायपुर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अजंता की गुफा से संबंधित असत्य कथन का चयन कीजिए। अजंता की गुफा से संबंधित असत्य कथन बताना है। पहला कि अजंता की कुल 30 गुफाएं हैं, 29 कंप्लीट है और एक है जो अर्ध निर्मित है। तो यह बात सही है। गुफा संख्या 9, 10, 19, 26 और 30 चैत्य है, बाकी सब विहार है। तो ये जो 5 गुफाएं हैं 29 में, ये चैत्य है, बाकी के जो 24 है वो है जो सभी विहार है। ये बात भी सही है। तीसरा कि अजंता की गुफा संख्या 8वीं से 13वीं तक 6 गुफाएं जो है यह हीनयान से संप्रदाय से संबंधित है। तो अजंता की जो गुफा संख्या है 8 से 13, 8, 9, 10, 11, 12 और 13, ये हीनयान संप्रदाय से संबंधित है। ये बात भी सत्य है। अजंता की गुफाओं की खोज 1819 में कनिंघम ने की थी। तो अजंता की गुफाओं की खोज तो 1819 में की थी, लेकिन यह खोज कनिंघम ने नहीं की थी, बल्कि यह खोज की थी जॉन स्मिथ ने। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। इसमें असत्य कथन बताना है। 4 नंबर ऑप्शन। अजंता की गुफाओं की खोज सन 1819 में मद्रास रेजिमेंट के जॉन स्मिथ नामक यूरोपीय सैनिक के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुणों का प्रथम नेता कौन था? तो हुणों का प्रथम नेता कौन था? तो वह था खुशानवाज। खुशानवाज है जो हुणों का प्रथम नेता माना जाता है। हुणों का प्रथम भारतीय आक्रमण का नेता खुशानेवास था। भीतरी स्तंभलेख व जूनागढ़ अभिलेख के अनुसार स्कंदगुप्त ने हुणों को परास्त किया। भीतरी स्तंभलेख के अनुसार हुणों के साथ युद्ध क्षेत्र में उतरने पर स्कंदगुप्त की भुजाओं से प्रताप स्कंदगुप्त की भुजाओं के प्रताप से पृथ्वी कांप उठी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आर्यभट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टयम का भाग नहीं है। आर्यभट्ट के प्रसिद्ध ग्रंथ आर्यभट्टयम का भाग इसमें कौन सा नहीं है? तो आर्य भट्ट का जो ग्रंथ है इसके चार चार भाग थे। इस आर्यभट्टयम ग्रंथ के 4 भाग थे, जिसमें गीतिका पाद, काल क्रियापाद, गोलपाद और इसके अलावा एक और है वो है गणित पाद। तो ये 4 पाद है। तंत्र पाद है जो इसका भाग नहीं है। तो आर्यभट्टम के 4 भाग है, गीतिका पाद, कालक्रिया पाद, गोल पाद और गणित पाद।
आर्यभट्ट का जन्म 476 ईस्वी में कुसुमपुर पाटलिपुत्र में हुआ। यह गुप्त काल के सर्वश्रेष्ठ गणितज्ञ व ज्योतिष थे। वर्तमान में आर्यभट्ट की एकमात्र कृति आर्यभट्टम नाम से उपलब्ध है। इसमें कुल 121 श्लोक व 4 भाग है, जिसमें गीतिकापाद और गणितपाद ये दोनों गणित से संबंधित है, और कालक्रियापाद व गोलपाद है जो दोनों ज्योतिष से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वराहमिहिर की ज्योतिष विद्या का भाग नहीं है। वराहमिहिर की ज्योतिष विद्या का भाग इसमें से कौन सा नहीं है? तो गोला गोला है जो वराहमिहिर की ज्योतिष विद्या का भाग नहीं है। वराहमिहिर ने ज्योतिष विद्या को 3 भागों में बांटा। पहला तंत्र, जिसमें खगोल व गणित, दूसरा होरा जिसमें जन्म पत्रिका, और तीसरा है जो संहिता जो फलित ज्योतिष था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। गुप्त काल में महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां कहां से प्राप्त हुई है? तो यह प्राप्त हुई है उदयगिरी व भूमरा से। उदयगिरी की गुफाएं जो विदिशा मध्य प्रदेश में है, यहाँ से केवल कुल 9 गुफाएं प्राप्त हुई है जो भागवत व शैव धर्म से संबंधित है। गुफा संख्या 4 व 6 महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की है। भूमरा जो सतना मध्य प्रदेश में है, यहाँ से भी महिषासुर मर्दिनी की मूर्तियां प्राप्त हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन ईंटों के मंदिर है। गुप्तकालीन ईंटों के जो मंदिर है कौन से मंदिर है? तो वह है सिरपुर का लक्ष्मण मंदिर, वह अहिच्छत्र का शिव मंदिर। ये जो मंदिर है यह गुप्तकालीन ईंटों के मंदिर है। गुप्तकालीन अधिकांश मंदिर पत्थरों के बने हुए हैं, जबकि कुछ मंदिर ईंटों के बने हुए हैं जो निम्न है। भीतरगांव कानपुर का विष्णु मंदिर, सिरपुर छत्तीसगढ़ का लक्ष्मण मंदिर, अहिच्छत्रपुर का शिव मंदिर, पहाड़पुर मंदिर जो बांग्लादेश में, असम का देह पर्वतिया तथा खरोद मंदिर, राजिम मध्य प्रदेश, राजिम का मंदिर, फतेहपुर का मंदिर जो उत्तर प्रदेश में, और दिनाजपुर का बेग्राम मंदिर। ये जो मंदिर है यह गुप्तकालीन ईंटों के मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित करना है। चंद्रगुप्त के समकालीन दक्षिणी भारत के राजा व उनके राज्य। चंद्रगुप्त के समय दक्षिणी भारत के राजा और उनके राज्य जो इसमें सुमेलित करना है। सबसे पहले है महाकांतार। महाकांतार महाकांतार जो है यह व्याघ्रराज, महाकांतार का संबंध व्याघ्रराज से। दूसरा कोरेल, कोरेल का संबंध है मंटराज से। तीसरा है पिष्टपुर, पिष्टपुर का जो संबंध है यह महेंद्रगिरी से। और चौथा है वेंगी, वेंगी का जो संबंध है वो है हस्तिवर्मन से। तो एक में दो, दो में एक, तीन में चार, और चार में तीन। 2 नंबर ऑप्शन। प्रयाग प्रस्तुति में 9 पंक्तियां। प्रयाग प्रस्तुति में पंक्ति 19 व 20 समुद्रगुप्त की दक्षिणापथ के 12 राज्यों की विजय का उल्लेख है। राय चौधरी ने दक्षिण विजय को धर्म विजय की संज्ञा दी थी। तो दक्षिण के राज्य और दक्षिण के राजा। तो सबसे पहला कौशल, कौशल के महेंद्रगिरी, कोरल के मटराज, कोटुर के स्वामीदत्त, अविमुक्त के नीलराज, पालक के उग्रसेन, उस्तलपुर के धनंजय, महाकांतार के व्याघ्रराज, पिष्टपुर के महेंद्रगिरी। इसके अलावा एरंडपली, एरंडपली के दमन, वेंगी के हस्तिवर्मन, देवराष्ट्र के कुबेर, और कांची के विष्णुगोप। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्रेणी संगठन से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। श्रेणी संगठन से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहले है कि श्रेणी प्राय एक रजिस्टर्ड संस्था थी जिसका प्रशासनिक प्रमुख राजा होता था। तो पहली बात गलत है, क्योंकि श्रेणी जो रजिस्टर्ड संस्था नहीं थी, यह एक स्वायत्त शासी संस्था थी। तो पहला ही ऑप्शन इसमें गलत है। दूसरा है कि श्रेणी ही वेतन, काम करने के नियम, मानकों और कीमतों को सुनिश्चित करती थी। तो यह बात सही है। तीसरा कि श्रेणी के पास अपने सदस्यों से संबंधित न्यायिक अधिकार थे। श्रेणी के पास अपने सदस्यों से संबंधित न्यायिक अधिकार थे। ये बात भी सत्य है। चौथा कि दीर्घ निकाय में 24, महावस्तु में 36 तथा मिलिंदपनों में 75 श्रेणियों की सूची मिलती है। तो ये बात भी सत्य है। तो इसमें सत्य कथन बताने 2, 3 और 4। 2, 3 और 4, 3 नंबर ऑप्शन। श्रेणियां एक प्रकार से स्वायत्त शासी संस्थाएं थी।
कुछ विशेष परिस्थितियों में ही राजा श्रेणियों के कार्य में हस्तक्षेप करता था। श्रेणियों के पास अपने न्यायिक अधिकार थे। सदस्यों के आपसी झगड़े स्वयं सुलझाते थे। दीर्घ निकाय में 24, महावस्तु में 36, मिलिंदपनों में 75, जम्बूद्वीप प्रज्ञप्ति तथा जातक ग्रंथों में जो 18-18 श्रेणियों का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गुप्त काल शासकों का काल क्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए। तो गुप्त कालीन शासकों को जो काल क्रम अनुसार व्यवस्थित करना है, तो इसमें सबसे पहले आएंगे बुधगुप्त। बुधगुप्त जो 476 में शासक बने थे, जो बने थे कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात। तो कुमारगुप्त द्वितीय के पश्चात बुधगुप्त शासक बने थे 476 में। और बुधगुप्त के पश्चात बनते हैं नरसिंहगुप्त बालादित्य। नरसिंहगुप्त बालादित्य के पश्चात बनते हैं भानुगुप्त। भानुगुप्त के बाद एक और शासक बनेंगे। भानुगुप्त के बाद जो शासक बनेंगे वो बनेंगे वैन्यगुप्त। और वैन्यगुप्त के बाद कुमारगुप्त तृतीय और फिर विष्णुगुप्त, जो गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। तो इसका जो क्रम सही रहेगा वो रहेगा 3 नंबर ऑप्शन। गुप्त वंशावली शासकों का क्रम: सबसे पहले श्रीगुप्त जो संस्थापक थे, फिर घटोत्कच, चंद्रगुप्त प्रथम जो 319 से 350 ईस्वी तक शासक रहे थे, समुद्रगुप्त जो 350 से 75 तक, उसके पश्चात रामगुप्त, और रामगुप्त के पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बने, तो जो 375-76 से लेकर 415 ईस्वी तक। उसके पश्चात कुमारगुप्त प्रथम जो 415 से लेकर 455 ईस्वी तक। फिर स्कंदगुप्त जो 455 से 67 तक। पूर्वगुप्त जो 467 से 73 तक। कुमारगुप्त द्वितीय जो 473 से 476 तक। उसके पश्चात बुधगुप्त जो 476 से 494 तक। उसके पश्चात नरसिंहगुप्त बालादित्य जो 595 से 510 तक। उसके पश्चात भानुगुप्त, फिर वैन्यगुप्त, फिर कुमारगुप्त तृतीय। उसके पश्चात विष्णुगुप्त, जिसने चंद्रादित्य भी कहा गया था, जो 550 ईस्वी तक रहे थे। यह गुप्त वंश के अंतिम शासक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ रचनाएं और रचनाकारों के नाम दे रखे हैं जो हमें सुमेलित करने हैं। तो सबसे पहले शैपणक। शैपणक की जो रचना है वो है दातित्र्य सूत्रलिका। तो यह जो है छप्पन की है। दूसरी है वर रुचि। वर रुचि की जो इसमें रचना है वो है पत्र कौमुदी। तीसरे नंबर पर है वराहमिहिर। वराहमिहिर की है पंच सिद्धांतिका। और चौथे नंबर पर है ब्रह्मगुप्त। ब्रह्मगुप्त की जो रचना है वो है ध्यान गर्भ। तो ध्यान गर्भ, एक में तीन, दो में एक, तीन में चार, और चार में जो दो, तीन एक चार दो। 4 नंबर ऑप्शन जो इसका राइट आंसर होगा। शैपणक फलित ज्योतिष के विद्वान थे। इन्होंने दातित्र्य सत्युत्तरलिखित ग्रंथ की रचना की। वर रुचि ने पत्र कौमुदी विद्या सुंदर की रचना की। ब्रह्मगुप्त ने ब्रह्म स्फुट सिद्धांत, खंडन खाद्य का तथा ध्यान गर्भ इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। वरहामिर की प्रमुख रचनाएं लघु जातक, वृहद जातक, योग यात्रा, वृहद दिवा पटल, विवाह पटल, पंच सिद्धांतिका और वृहदत्रय फल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि समुद्रगुप्त से संबंधित सत्य कथनों का चयन कीजिए। समुद्रगुप्त से संबंधित सत्य कथन बताने कि कौन कौन से कथन है जो समुद्रगुप्त से संबंधित सत्य कथन है। सबसे पहला कि प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को लिच्छवी दोहित्र कहा गया। प्रयाग प्रस्तुति में समुद्रगुप्त को जो लिच्छवी दोहित्र कहा गया, यह बात सत्य है। दूसरा, वीणा वादन प्रकार की मुद्राओं से पता चलता है कि वह संगीत प्रेमी था, यह बात भी सत्य है। उसने शक शासकों से सिक्कों की नकल की थी। तो शक शासकों से जो सिक्कों की नकल की थी, यह समुद्रगुप्त ने नहीं की थी, बल्कि यह की थी चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय ने जो शक शासकों के सिक्कों की नकल की थी। 3 नंबर ऑप्शन गलत है। चौथा कि पूना ताम्र पत्र में उसे अनेकाश्वमेध याजिन कहा गया, तो यह बात भी सही है। तो इसमें पूछा गया कि सत्य कथन कौन से हैं, तो एक, दो और चार। एक, दो और चार, 3 नंबर ऑप्शन। चंद्रगुप्त द्वितीय ने मालवा, गुजरात तथा काठियावाड़ विजय के उपरांत उस क्षेत्र के लिए
उसके शक शासकों की रजत मुद्राओं के अनुसरण में रजत मुद्राओं का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति प्राप्त हुई है। मुंडित सिर वाली गुप्तकालीन बुद्ध मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई है? तो यह मूर्ति हमें मिलती है मानकुंवर से। मानकुंवर 2 नंबर ऑप्शन। मथुरा शैली में निर्मित ऐसी प्रतिमा जो कुमारगुप्त के समय की मानकुंवर से मिलती है। यह अभय मुद्रा में सिंहासन पर आसीन है। इसका सिर मुंडित है। कुमारगुप्त कालीन मानकुंवर अभिलेख के अनुसार बुद्ध मित्र द्वारा महात्मा बुद्ध की प्रतिमा स्थापना की जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियां दे रखी है और इन उपाधियों का उल्लेख कहाँ पर मिलता है, कौन से अभिलेखों में या कौन से लेखों के अंदर, ये हमें सुमेलित करना है। तो सबसे पहला है सांच्य अभिलेख। सांच्य अभिलेख के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय की जो उपाधि मिलती है वह मिलती है देवराज। दूसरे नंबर पर है चमक लेख। चमक लेख के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि मिलती है देवगुप्त। तीसरे नंबर है उदयगिरी गुहा लेख। उदयगिरी गुहा लेख के अंदर चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधि मिलती है राजाधीर राजर्षि। और मथुरा स्तंभ लेख में मिलती है भट्टारक। तो 4 3 2 और 1। 4 3 2 और 1, 3 नंबर ऑप्शन। सांची अभिलेख में चंद्रगुप्त द्वितीय को देवराज, प्रवरसेन के चमक अभिलेख में देवगुप्त, उदयगिरी गुहा लेख में राजाधीर राजर्षि तथा मथुरा लेख में भट्टारक से विभूषित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ अभिलेख दे रखे हैं और उन अभिलेखों का संबंध बता रखा है कि ये कौन से शासक के समय थे। तो सबसे पहला है सांची अभिलेख। सांची अभिलेख का संबंध है कुमारगुप्त प्रथम से। दूसरा है गढ़वा अभिलेख। गढ़वा अभिलेख का संबंध है स्कंदगुप्त से। तीसरा है सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख का संबंध है कुमारगुप्त द्वितीय से। और एरन अभिलेख है जो भानुगुप्त का है। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। सांची अभिलेख 450 ईस्वी कुमारगुप्त कालीन है। इसे हरिस्वामिनी द्वारा सांची के आर्य संघ को धन दान दिए जाने का उल्लेख है। गढ़वा अभिलेख 467 ईस्वी इलाहाबाद का स्कंदगुप्त के शासनकाल का अंतिम शिलालेख है। सारनाथ बौद्ध प्रतिमा लेख 473 ईस्वी कुमारगुप्त द्वितीय का है, जिसमें उसे भूमि रक्षित कुमार गुप्त कहा गया। एरन अभिलेख जो 510 ईस्वी का है भानुगुप्त का है। यह सती प्रथा का विवरण देने वाला पहला अभिलेख साक्ष्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हुण शासक मिहिरकुल को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? हुण शासक मिहिरकुल को पराजित करने वाला गुप्त शासक कौन था? तो वह था नरसिंहगुप्त बालादित्य। हवेनसांग के अनुसार नरसिंहगुप्त बालादित्य ने हुण शासक मिहिरकुल को पराजित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है नचना कुठार के पार्वती मंदिर की विशेषता नहीं है। नचना कुठार के पार्वती मंदिर की विशेषता नहीं है। शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण है। मंदिर की दीवारों पर रामायण राम कथा और सर्वप्रथम स्थापत्य में उत्कीर्ण है। तो ये बात भी दोनों सही है। तीसरा कि दीवारों पर हिरण के एक परिवार का रिलीफ स्थापत्य मिलता है, ये भी सत्य है। गर्भगृह में एक मुखी शिवलिंग है। तो इसमें एक मुखी शिवलिंग नहीं बल्कि इसमें यह मंदिर है जो चौमुखा नाथ है और इसका उल्लेख किया है कनिंघम ने। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा, यह इसकी विशेषता नहीं है। 4 नंबर ऑप्शन। नचना कुठार पार्वती मंदिर अजयगढ़ मध्य प्रदेश में दीवार पर मिथुन चित्र उत्कीर्ण है। दीवार की दीवार दीवारों पर रामकथा व हिरण का एक परिवार का स्थापत्य उत्कीर्ण है। इस मंदिर में शिव पार्वती संगीत वाद्यों के साथ उत्कीर्ण है। कनिंघम ने यहाँ पर चौमुखा नाथ शिव मंदिर का उल्लेख किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैंने खगोल शास्त्र में गहरे समुद्र में गोता लगाया, जिसमें कुछ सत्य थे कुछ असत्य है, तथा मैंने सत्य ज्ञान में डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता की नाव से उतारा। उपयुक्त कथन किस विद्वान का है? तो यह आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट प्रथम ऐतिहासिक खगोल शास्त्री कहा जाता है। इस संबंध में उनका कथन है, मैंने खगोल शास्त्र में गहरे समुद्र में गोता लगाया, जिसमें
कुछ सत्य थे, कुछ असत्य है तथा मैंने सत्य ज्ञान के डूबे रत्न को अपनी बौद्धिकता की नाव से उतारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। इसके अंदर भी कुछ ग्रंथ दे रखे हैं और ग्रंथकारों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहले आते हैं धन्वंतरी। धन्वंतरी का जो ग्रंथ है वो है निघंटु। दूसरे नंबर पर है वाग्भट। वाग्भट का है अष्टांग अष्टांग हृदय। तीसरे नंबर पर है शालिहोत्र। शालिहोत्र का है अश्वशास्त्र। और चौथे नंबर पर है पालकाप्य। पालकाप्य का है हस्तात्यु आयुर्वेद। तो एक में तीन, दो में एक, तीन में चार और चार में दो। एक नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। धन्वंतरी आयुर्वेद का चिकित्सक चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में था जिसने निघंटु ग्रंथ लिखा। वाग्भट ने आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ अष्टांग हृदय की रचना की व अष्टांग संग्रह की रचना की। इसके अलावा पशु चिकित्सक के जनक शालिहोत्र ऋषि घोड़ों की चिकित्सा के लिए अश्वशास्त्र शालिहोत्र संहिता हौल शास्त्र लिखा। पालकाप्य नामक पशु चिकित्सक ने हस्तात्य आयुर्वेद नामक ग्रंथ लिखा जो हाथियों की चिकित्सा से संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वृहत त्रयी में शामिल नहीं है। वृहत त्रयी में शामिल कौन सा ग्रंथ नहीं है? तो इसमें नैषधीय चरितम, कृतार्जुनीयम और शिशुपाल वध, ये तीनों वृहत त्रयी में शामिल है। पंचतंत्र जो इसमें शामिल नहीं है। माघ, भारवी एवं श्रीहर्ष को संस्कृत काव्य का शीर्ष त्रयी कहा जाता है एवं रचनाएं क्रमशः शिशुपाल वध, कृतार्जुनीयम, नैषधीय चरितम को है जो वृहत त्रयी कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्दावली दे रखी है, कुछ भूमि दे रखी है और उन भूमियों के नाम दे रखे हैं। तो सबसे पहली जो भूमि है वो है क्षेत्र। क्षेत्र किसे कहा गया था? तो क्षेत्र कहा गया था खेती लिए जो उपयुक्त भूमि होती थी उसको। दूसरे नंबर पर है वास्तु। वास्तु कहा गया था निवास योग्य भूमि को। तीसरे नंबर पर है खिल। खिल कहा गया था जो भूमि जोती नहीं जाती थी। और चौथे नंबर पर है अपहृत। अपहृत कहा गया बिना जोती हुई जंगली भूमि को। तो दो, तीन, चार और एक, चार नंबर ऑप्शन। आर्थिक उपयोगिता की दृष्टि से भूमि के कई प्रकार बताएं। क्षेत्र खेती के लिए उपयुक्त भूमि। वास्तु जो निवास करने योग्य भूमि। खिल जो भूमि जोती नहीं जाती थी। और अपहृत जो बिना अ, जोती गई जंगली भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अमर सिंह ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार की भूमियों की सूचना दी है? अमर सिंह ने अपने ग्रंथ में कितने प्रकार की भूमि की सूचना दी है? तो यह दी है 12 प्रकार की भूमियों की सूचना। अमर सिंह ने अमरकोश में 12 प्रकार की भूमियों की सूचना दी है। उर्वरा उपजाऊ भूमि। ऊसर बंजर या शुष्क भूमि। मरु जो मरुस्थलीय भूमि थी। अपहृत बिना जोती जंगली भूमि। सद्वल या साद्वल घास युक्त भूमि। पंकिल कीचड़ युक्त भूमि। जल प्राथानुपम नमी युक्त या जल भाग के पास की भूमि। कच्छ जो जल स्रोत के निकट जल जमाव की भूमि। सरकरा सरकरा जो चूना पत्थर के चूना पत्थर के टुकड़ों एवं कंकड़ों युक्त भूमि। नदी मात्रक नदी के द्वारा सिंचित भूमि। सक्रावती सक्रावती है जो बलुआही या रेतीली भूमि। देव मात्रक जो वर्षा जल से सिंचित भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ टैक्सेस दे रखे हैं। इन टैक्स बताना, टैक्सों के नाम क्या थे? तो सबसे जो पहले नंबर पर है वो है उद्रंग। उद्रंग जो है यह स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था। तो उद्रंग स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर है। दूसरा उदक। उदक जो है यह सिंचाई कर था। तो उद्रंग और उदक दोनों एक जैसे नाम है। उद्रंग जो स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर था और उदक जो एक प्रकार का सिंचाई कर होता था। तीसरे नंबर पर है गुल्म। गुल्म जो है यह वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर था। और चौथे नंबर पर है मेय। मेय जो अन्न के रूप में प्राप्त का कर था। तो एक में तीन, दो में एक, तीन में चार और चार में दो, चार नंबर ऑप्शन। उदक सिंचाई कर। उद्रंग पर स्थायी कृषकों से लिया जाने वाला कर। ऊपरी कर जो अस्थायी कृषकों से लिया जाता था। गुल्म वन में उत्पन्न सामग्री पर लगने वाला कर। मेय जो अन्न के रूप में प्राप्त करता। और विष्टि जो यह बेगारू कर था।
नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ गुप्त शासकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी रानियों के नाम दे रखे हैं। तो कौन से शासक की रानी कौन थी? सबसे पहले नंबर पर है चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम की इसमें रानी थी कुमार देवी। दूसरे नंबर पर है समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त की रानी थी दत्त देवी। चंद्रगुप्त द्वितीय की रानी थी ध्रुव देवी। और कुमारगुप्त प्रथम की रानी थी महादेवी। तो 3, 4, 1 और 2, 1 नंबर ऑप्शन इसका राइट है। गुप्त शासक व उनकी रानियां। चंद्रगुप्त प्रथम की कुमार देवी, समुद्रगुप्त की दत्त देवी, चंद्रगुप्त द्वितीय की ध्रुव देवी और कुबेर नागा और कुमारगुप्त के जो महादेवी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध धर्म को अपनाने वाला अर्थात बौद्ध धर्मानुयायी गुप्त वंश का पहला शासक कौन था? तो बौद्ध धर्म अपनाने वाला गुप्त वंश का पहला शासक था पुरुगुप्त। पुरुगुप्त जो बौद्ध धर्म को अपनाने वाला पहला गुप्त शासक था। इसके बाद बुद्धगुप्त व नरसिंहगुप्त बालादित्य भी बौद्ध धर्म के अनुयायी बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है खगोलविदों का सही कालक्रम क्या है? खगोलविदों का सही कालक्रम क्या है? तो इसमें जो आर्यभट्ट है, आर्यभट्ट 476 ईस्वी के आसपास के हैं। ब्रह्मगुप्त जो लगभग 598 ईस्वी के आसपास के हैं। और वराहमिहिर का 490 ईस्वी। तो इसमें सबसे प्राचीन है वो है लग्द। लग्द के पश्चात आर्यभट्ट, आर्यभट्ट के पश्चात जो वराहमिहिर और सबसे जो अंत में है वो है ब्रह्मगुप्त। तो 2, 1, 4, 3, 4 नंबर ऑप्शन। सर्वप्रथम खगोलविद लग्द मुनि है। उसके बाद आर्यभट्ट 476 ईस्वी, वराहमिहिर 490 ईस्वी और ब्रह्मगुप्त जो 598 ईस्वी के हैं। कण्व वंश के शासकों का क्रम क्या है? तो कण्व वंश में जो कण्व वंश था, कण्व वंश में हमें कुल 4 ही शासकों का उल्लेख मिलता है। इन चारों शासकों का क्रम कौन सा था? तो इसमें जो कण्व वंश के संस्थापक थे वो थे वसुमित्र। और कण्व वंश के अंतिम जो शासक थे वो थे सुशर्मा। तो वासुदेव के पश्चात भूमिमित्र, भूमिमित्र के मित्र के पश्चात नारायण और फिर अंतिम शासक थे सुशर्मा। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कण्व एक ब्राह्मण राजवंश था। पुराणों के अनुसार कण्व वंश के कुल 4 शासकों ने 45 वर्ष तक शासन किया, जिसमें वासुदेव ने 9 वर्ष, भूमिमित्र ने 14 वर्ष, नारायण ने 12 वर्ष और सुशर्मा ने जो 10 वर्ष शासन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन का चयन कीजिए। असत्य कथन का चयन करना है। सबसे पहला कि मधुवन व बांसखेड़ा दान लेख में राज्यवर्धन द्वितीय को परम सौगात कहा गया। मधुवन व बांसखेड़ा दान लेख में राज्यवर्धन द्वितीय को परम सौगात कहा गया था। यह बात सही है। दूसरा, हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को पूर्ण हरिण केसरी सिंधु राज जौरो कहा गया। हर्षचरित में प्रभाकर वर्धन को पूर्ण हरिण केसरी और सिंधु राज जौरो कहा गया। यह बात भी सत्य है। तीसरा, बांसखेड़ा दान लेख में राज्यवर्धन द्वितीय को महाराजा धीराज कहा गया। तो महाराजा धीराज जो बांसखेड़ा दान पत्र में कहा गया था, यह राज्यवर्धन द्वितीय को नहीं बल्कि यह कहा गया था हर्षवर्धन को। तो हर्षवर्धन को महाराजा धीराज कहा था बांसखेड़ा दान पत्र में, ना कि राज्यवर्धन को। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि नौसारी ताम्रपत्र में ताम्र लेख में हर्ष को परमेश्वर कहा गया। नौसारी ताम्र लेख में हर्ष को परमेश्वर कहा, यह बात भी सत्य है। तो इसमें असत्य कथन बताना है। 3 नंबर ऑप्शन। बांसखेड़ा दान लेख, बांसखेड़ा दान लेख यह हर्षकालीन प्रथम अभिलेख के साक्ष्य है। इसमें हर्ष के हस्ताक्षर मिलते हैं तथा हर्ष को महाराजा धीराज कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनके वंशों के या क्षेत्रों के नाम दे रखे हैं। ये सारे जो शासक है ये हर्ष के समकालीन शासक थे। तो सबसे पहला आता है भास्कर वर्मा। भास्कर वर्मा जो हर्ष के समय कामरूप का शासक था। दूसरे नंबर पर है ध्रुवसेन द्वितीय। ध्रुवसेन द्वितीय जो वल्लभी का शासक था। तीसरे नंबर पर है साहसी राय। साहसी राय जो ये सिंध का शासक था। सिंध ऑप्शन में नहीं है। पांच पांच ऑप्शन है साहसी राय, 5 ऑप्शन है सिंध। साहसी राय जो सिंध का शासक था। चौथे नंबर पर है शशांक। शशांक जो गौड़ का शासक था। गौड़ का जो शासक था शशांक था। इसके अलावा एक चालुक्य रह गया। चालुक्य जो शासक था यह था पुलकेशिन द्वितीय।
चालुक्य जो शासक था यह था पुलकेशिन द्वितीय। 5 नंबर ऑप्शन में पुलकेशिन द्वितीय। पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था हर्षवर्धन के समय। तो इसके अंदर एक में 1 में 3, 2 में 4, 3 में 5, 4 में 2 और 5 में 1। 3, 4, 5, 2 और 1। 3, 4, 5, 2, 1। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हर्ष के समकालीन शासक भास्कर वर्मा काम्ररूप का, ध्रुवसेन द्वितीय वल्लभी का, सहसी राय सिंध का, शशांक गौड़ का और पुलकेशिन द्वितीय जो चालुक्य शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन को छांटिए। असत्य कथन बताइए, इसमें से असत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला कि दक्षिणापथ के स्वामी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की पराजय का उल्लेख यक्करी अभिलेख में मिलता है। दक्षिणापथ के स्वामी पुलकेशिन द्वितीय द्वारा हर्ष की पराजय का जो उल्लेख है यह यक्करी अभिलेख में मिलता है। यह बात सत्य है। ह्वेनसांग ने हर्ष को शिलादित्य कहा था। ह्वेनसांग ने जो हर्ष को जो शिलादित्य कहा था यह बात भी सत्य है। 2 नंबर ऑप्शन 20 का सही है। तीसरा है कि ऐहोल अभिलेख में उसे यानी हर्ष को शकलोत्तर पथनाथ कहा गया। यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि हर्ष तथा दिवाकर मित्र की प्रथम भेंट सिंध क्षेत्र में हुई थी। तो हर्ष और दिवाकर मित्र की जो प्रथम भेंट हुई थी यह सिंध क्षेत्र में नहीं बल्कि यह विंध्यन क्षेत्र में हुई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत है। 1, 2 और 3 सही है, 4 नंबर इसका गलत होगा। हर्ष व दिवाकर मित्र की प्रथम भेंट विंध्यन क्षेत्र में हुई तथा हर्ष ने दिवाकर की सहायता से अपनी बहन राज्यश्री को खोज निकाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सत्य कथन का चयन कीजिए। यहाँ पर 4 कथन दे रखे हैं, इसमें से बताना कि सत्य कथन कौन सा है। सबसे पहला कथन है कि चीनी लेखक मा तुआन के अनुसार हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की थी। चीनी लेखक मा तुआन लिन के अनुसार हर्ष ने मगध राज की उपाधि धारण की। यह सही है। हर्ष ने 641 ईस्वी में चीन में अपना राजदूत मंडल भेजा था। यह बात भी सत्य है। तीसरा कि राजतरंगिणी के अनुसार हर्ष ने कश्मीर पर राज किया तथा वहां का समकालीन शासक अंशु वर्मा था। तो अंशु वर्मा जो शासक था यह हर्ष के समय कश्मीर का नहीं था बल्कि यह नेपाल का शासक था। तो यह जो नेपाल का शासक था ना कि कश्मीर का शासक। कश्मीर में उस समय जो शासक था वह था दुर्लभ वर्धन। इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। चौथा ऑप्शन है कि हर्ष चरित में हर्ष को चतुसमुद्राधिपति और सर्व चक्रवर्ती उपाधियां दी गई। यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने, तीसरा इसमें गलत है, बाकी तीनों सही है। 1, 2 और 4, 2 नंबर ऑप्शन। हर्ष के समय कश्मीर का शासक दुर्लभ वर्धन था। इसने बौद्ध संघ की मध्यस्थता से बुद्ध का दांत हर्ष को भेंट किया। अंशु वर्मा हर्ष के समय नेपाल का शासक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर कुछ प्रशासनिक अधिकारियों के नाम दे रखे हैं और उनके क्षेत्र दे रखे हैं। तो ये जो प्रशासनिक अधिकारी है ये हर्षकालीन प्रशासनिक अधिकारी थे। तो अवंती नाम दे रखे हैं प्रशासनिक अधिकारियों के और उनका पद दे रखा है। तो सबसे पहले अवंती अवंती जो है यह विदेश सचिव के पद पर था। अवंती विदेश सचिव के पद पर था। हर्षकालीन ये सभी अधिकारी है। दूसरे नंबर पर है स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त जो गज सेना का प्रमुख था। तीसरे नंबर पर कुंतल कुंतल जो अश्व सेना का प्रमुख था। और चौथे नंबर पर सिंहनाद सिंहनाद जो एक सेनापति था। तो 1 में 4, 2 में 1, 3 में 2 और 4 में 3, 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। हर्षकालीन प्रशासनिक अधिकारी अवंती विदेश सचिव स्कंदगुप्त गज सेना का प्रमुख कुंतल जो अश्व सेना का प्रमुख और सिंहनाद जो सेनापति था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ अधिकारियों के नाम दे रखे हैं तो हमें मिलान करना है। सबसे पहला कि कमरेलक कुले कमरेलक कुले कौन था। तो कमरेलक कुले जो ऊंट सेना का अधिकारी था। कमरेलक कुले ऊंट सेना का अधिकारी था। ऊंट से सेना थी उसे कमरेलक कुले कहा गया। ऊंट सेना यह 4 नंबर ऑप्शन में है। दूसरा है पाटीपति पाटीपति जो था पाटीपति यह था बैरकों का निरीक्षक। बैरकों के निरीक्षक को पाटीपति कहा गया। तीसरे नंबर पर है स्थानपाल
स्तनपाल जो है यह कहा गया था घोड़ों के अस्तबल के अधिकारी को। घोड़ों के अस्तबल के अधिकारी को स्तनपाल कहा गया। और एक इसमें रह गया हाथियों के रोगों का चिकित्सक। हाथियों के रोगों के चिकित्सक को इब्हे बिस्कवर कहा गया। इब्हे बिस्कवर है जो हाथियों के रोगों के चिकित्सक को कहा गया। तो एक में चार, दो में तीन, तीन में एक और चार में दो। दो नंबर ऑप्शन है। कमरेलक कुले ऊंट सेना पार्टीपति जो बैरकों का निरीक्षक होता था। स्तनपालक घोड़ों के अस्तबल का अधिकारी इब्हे बिस्कर जो हाथियों के रोगों का चिकित्सक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया। सम्राट हर्षवर्धन ने दो महान धार्मिक सम्मेलनों का आयोजन किया था। यह कहां पर किया था? तो यह किया था कन्नौज और प्रयाग में। कन्नौज महासभा 643 ईस्वी में सभी धर्मों तथा संप्रदायों के आचार्यों की सभा बुलाई। ह्वेनसांग को इस महासभा का अध्यक्ष चुना गया। जुलूस 21वें दिन में सबसे आगे बुद्ध की 3 फीट ऊंची स्वर्ण मूर्ति थी। उनके अनुसर के रूप में दाहिनी ओर शक्र इंद्र की वेशभूषा में स्वयं हर्ष तथा दाहिनी ओर ब्रह्मा की वेशभूषा में भास्कर वर्मा थे। प्रयाग महासम्मेलन हर्ष के प्रति 5 वर्ष प्रयाग के सम्मान क्षेत्र पर समारोह जिसे महामोक्ष परिषद कहा गया। छठे समारोह में ह्वेनसांग स्वयं ने भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग की भारत यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? ह्वेनसांग ने जब भारत की यात्रा की उसमें सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध नगर कौन सा था? तो यह प्रसिद्ध नगर था मथुरा। दो नंबर ऑप्शन। ह्वेनसांग के अनुसार चित्रपट तथा जातिपट कामरूप असम रेशमी वस्त्र तथा मथुरा सूती वस्त्रों के निर्माण के लिए प्रसिद्ध था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के अनुसार सत्य कथन का चयन कीजिए। ह्वेनसांग के अनुसार है जो सत्य कथन बताइए इसमें से कौन सा कथन है जो सत्य है। सबसे पहला है कि सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित है। यह बात है जो गलत है क्योंकि ह्वेनसांग स्वयं को 2 बार लूट लिया गया था। तो यह तो लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित है, यह बात तो गलत है। दूसरा है कि जहां तक अपराधों के लिए दंड का प्रश्न है, अग्नि जल व विष द्वारा सत्य परीक्षा किया जाना ही किसी भी व्यक्ति की निर्दोषता अथवा दोष के निर्णय के साधन थे। यह बात सत्य है। तीसरा के व्यापारियों को नौघाटी और नौकाओं पर शुल्क देना पड़ता था। यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताना है दो और तीन। दो और तीन, दो नंबर ऑप्शन। ह्वेनसांग के अनुसार सड़क और नदी मार्ग लूट मार से पूरी तरह सुरक्षित नहीं थे। ह्वेनसांग स्वयं भी 2 बार लूटा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है मिलान करना है। यहाँ पर कुछ रचनाएं दे रखी है और सामने रचनाकारों के नाम दे रखे हैं। तो इन दोनों को सुमेलित करना है। सबसे पहला है मयूर भट्ट। मयूर भट्ट की रचना है सूर्य शतक। दूसरे नंबर पर है जयदेव। जयदेव की रचना है प्रसन्न राघव। तीसरे नंबर पर बाण भट्ट। बाण भट्ट की रचना है चंडी शतक। और जयादित्य की रचना है काशिका वर्ती। तो एक में दो, दो में एक, तीन में चार और चार में तीन। 3 नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। मयूर भट्ट की रचनाएं सूर्य शतक व मयूर शतक। जयदेव की रचनाएं प्रसन्न राघव। बाण भट्ट की रचनाएं हर्ष चरित कादम्बरी चंडी शतक व पार्वती प्रणय। जयादित्य व वामन की रचनाएं काशिका वृत्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर्वप्रथम भारत के अंदर नाटक के अंदर नाटक अर्थात गर्भ नाटक लिखने की प्रथा प्रारंभ की थी। तो यह प्रथा गर्भ नाटक लिखने की प्रथा किसने प्रारंभ की थी? सबसे पहले तो यह की थी हर्ष के द्वारा। हर्ष ने 3 नाटक लिखे प्रियदर्शिका रत्नावली व नागानंद। उसने अपने नाटक प्रियदर्शिका में नाटक के अंदर नाटक लिखे अर्थात गर्भ नाटक की नई युक्ति प्रथा प्रारंभ की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। यहाँ पर सुमेलित करना है जो अधिकारियों के नाम दे रखे हैं। तो इन अधिकारियों को हमें सुमेलित करना है। सबसे पहला है कि महामता तार
महापरमातार, महापरमातार का संबंध किससे है? तो महापरमातार का संबंध है यह राजस्व विभाग का उच्च अधिकारी होता था। दूसरे नंबर पर है दिबीर। दिबीर जो है अमात्य श्रेणी का लेखक होता था। दिबीर जो अमात्य श्रेणी का लेखक था। तीसरे नंबर पर है रहसी नियुक्त। रहसी नियुक्त जो है ये रहस्य नियुक्त होता था निजी सचिव। ये जो वर्धन काल के अधिकारी है तो राज्य सचिव जो वो वर्धन वंश के शासकों का निजी सचिव होता था। और चौथे नंबर पर है दो साधनिक। दो साधनिक है जो कठिन कार्यों के संपन्न करने वाला राजपुरुष होता था। तो तीन चार दो और एक, तीन चार दो और एक, दो नंबर ऑप्शन। वर्धन काल के अधिकारी महापरमातार यह भूमि पैमाइश संबंधी राजस्व विभाग का बड़ा अधिकारी होता था। भौगिक, भौगिक जो राजस्व विभाग से संबंधित था। दो साधनिक जो कठिन कार्यों को संपन्न करने वाला राजपुरुष था। दिबिर, दिबिर जो अमात्य श्रेणी का लेखक था। रहस्य नियुक्त जो निजी सचिव होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से असत्य कथन क्या है? निम्न में से असत्य कथन बताइए। सबसे पहला है कि बाण ने थानेश्वर को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि व व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। बाण ने थानेश्वर को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि व व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। यह बात सत्य है। दूसरा कि ह्वेनसांग ने उज्जैनी निवासियों को कोट्याधीश करोड़पति बताया था। तो उज्जैनी निवासियों को जो करोड़पति बताया था यह ह्वेनसांग ने नहीं बताया, बल्कि यह बताया था बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट ने जो उज्जैनी के निवासियों को कोट्याधीश अर्थात करोड़पति बताया था, ह्वेनसांग ने नहीं। दूसरा ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा कि हर्षचरित में 9 प्रकारों के वस्त्रों का उल्लेख करता है। हर्षचरित में 9 प्रकारों का वस्त्रों का उल्लेख है, यह बात सत्य है। चौथा है कि ह्वेनसांग के अनुसार कामरूप, असम रेशमी वस्त्र व मथुरा जो सूती वस्त्र के लिए प्रसिद्ध था, यह बात भी सही है। तो दो नंबर ऑप्शन है जो इसका गलत होगा। असत्य कथन पूछा है, दो नंबर ऑप्शन। बाण ने उज्जैनी के निवासियों को कोट्याधीश करोड़पति बताया। बाण ने थानेश्वर नगर को अतिथियों के लिए चिंतामणि भूमि तथा व्यापारियों के लिए लाल भूमि बताया। बाण भट्ट हर्षचरित में 9 प्रकार के वस्त्रों सोम, बादल, दुकुल, लालातुंज, चीनी शंकु, जातिपट, चित्रपट, स्तवरक का उल्लेख करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। निम्न में से सत्य कथनों का चयन कीजिए। सबसे पहला है कि मधुबन तथा बांसखेड़ा लेख नालंदा व सोनीपत मोहर में हर्ष को परमेश्वर कहा गया। मधुबन तथा बांसखेड़ा लेख व नालंदा व सोनीपत मोहर में हर्ष को परमेश्वर कहा गया, यह बात सही है। दूसरा कि हर्ष की स्वर्ण मुद्रा जो फरुखाबाद से प्राप्त हुई है उन पर शिव पार्वती चित्र अंकित है। हर्ष की बाण स्वर्ण मुद्रा पर है जो शिव पार्वती के चित्र अंकित है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि ह्वेनसांग उज्जैन वासियों को भोजक सूर्य का उपासक बताता है। तो उज्जैन वासियों को भोजक अर्थात सूर्य का जो उपासक बताता है यह ह्वेनसांग नहीं, बल्कि यह बात बताई थी बाण भट्ट ने। तो बाण भट्ट ने बताई थी, इसलिए 3 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। चौथा है कि मधुबन लेख में प्रभाकर वर्धन को वर्णाश्रम व्यवस्था व्रत व सोनीपत मुद्रा में आदित्य भक्त कहा गया। तो यह बात है जो सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने एक, दो और चार, एक, दो और चार। तो दो नंबर ऑप्शन है जो इसका राइट होगा। बाण भट्ट उज्जैन वासियों को भोजक अर्थात सूर्य का उपासक कहता है। हवेनसांग मूल स्थानपुर के सूर्य मंदिर का उल्लेख करता है जिसमें भगवान सूर्य की स्वर्ण निर्मित मूर्ति स्थापित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति कौन था? तो यह था शीलभद्र, एक नंबर ऑप्शन। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त के द्वारा की गई। हर्षवर्धन व ह्वेनसांग के समय नालंदा विश्वविद्यालय का कुलपति शीलभद्र था। हर्ष ने 100 गांव की आय को नालंदा महाविहार को देता है। यह महायान बौद्ध शिक्षा का केंद्र था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन हर्ष का दरबारी नहीं था? निम्न में से कौन है जो हर्ष का दरबारी नहीं था? तो हरिदत्त, जयसेन और मातंग दिवाकर,
ये तीनों हर्ष के दरबारी थे। वहीं मयूर शर्मन जो हर्ष का दरबारी नहीं था। हर्ष के दरबारी विद्वानों में बाण भट्ट, मयूर भट्ट, मातंग दिवाकर, हरिदत्त व जैन सेन ये हर्ष के प्रमुख दरबारी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए या मिलान कीजिए। यहाँ पर भी कुछ रचनाकारों के नाम और उनकी रचनाएं दे रखी है जो हमें सुमेलित करनी है। सबसे पहला है कवि सोढल। कवि सोढल की इसमें रचना है अवंती सुंदरी कथा। अवंती सुंदरी कथा जो कवि सोढल की रचना है। दूसरे नंबर पर है कुमारदास। कुमारदास की इसमें रचना है जानकी हरण। तीसरे नंबर पर है मम्मट। मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। और चौथे नंबर पर है भृतहरि। भृतहरि की रचना है श्रृंगार शतक। तो एक में चार, दो में एक, तीन में दो और चार में तीन। 4 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा। कवि सोढल की रचना अवंती सुंदरी। कश्मीरी लेखक मम्मट की रचना है काव्य प्रकाश। कुमार दास की रचना है जानकी हरण। भर्तहरि की रचना है श्रृंगार शतक, नीति शतक और भक्ति शतक। ये इन्हें शतक त्रय की संज्ञा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन काल में पैठक क्या थी। हर्षवर्धन काल में पैठक क्या थी। तो पैठक एक प्रकार की प्रशासनिक इकाई थी। पैठक एक प्रशासनिक इकाई थी। बांसखेड़ा लेख में ग्राम तथा विषय के मध्य पैठक नामक संस्था या इकाई का उल्लेख मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुषाण वंश के राजाओं का व्यवस्थित क्रम बताइए। कुषाण वंश के राजाओं का व्यवस्थित क्रम बताना है तो इसमें सबसे जो पहले नंबर पर आएगा वह आएगा कुजुल कड़फिसेस। कुजुल कड़फिसेस है जो कुषाण वंश का संस्थापक था। उसके पश्चात आएगा अवीम कड़फिसेस जो भारत में कुषाण वंश का संस्थापक था। उसके पश्चात कनिष्क आएगा जो कुषाण वंश का एक महत्वपूर्ण शासक था। और उसके पश्चात आएगा हुविस्क। तो दो एक तीन और चार, दो एक तीन चार, 1 नंबर ऑप्शन। कुषाणों के संस्थापक कुजुल काडफिसेस जो 15 से 65 ईस्वी के मध्य आए थे, या विम काडफिसेस नहीं, विम काडफिसेस जिन्होंने भारत में कुषाण सत्ता की स्थापना की थी। उसके बाद कनिष्क और हुइस्क जो कुषाण शासक बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शक कुषाण काल में स्वर्ण तथा रजत मुद्राओं की विनिमय दर क्या थी। शक और कुषाण काल में स्वर्ण और रजत मुद्राओं की विनिमय दर क्या थी। तो वह थी 1:14। शक कुषाण काल में स्वर्ण रजत की विनिमय दर 1:14 थी। नहपान के समय स्वर्ण रजत मुद्राओं की विनिमय दर 1:35 थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राजवंश की मुद्रा पर शिव का अंकन मिलता है। तो कौन से राजवंश की मुद्राओं पर जो शिव का अंकन मिलता है। तो यह मिलता है कुषाणों के मुद्राओं पर। कुषाण शासक हुइस्क वासुदेव प्रथम व वासुदेव द्वितीय के सिक्कों पर शिव का अंकन प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कनिष्क महान के संबंध में सत्य कथन को पहचानिए। कनिष्क महान के संबंध में सत्य कथन क्या है। सबसे पहला है कि बौद्ध धर्म की महायान शाखा शाखा को आश्रय दिया। कनिष्क ने जो बौद्ध धर्म की महायान शाखा को आश्रय दिया यह बात सत्य है। दूसरा है कि चीन के साथ युद्ध में विजय हुआ। तो चीन के साथ युद्ध में विजय नहीं हुआ था बल्कि चीन के साथ युद्ध में पराजित हुआ था। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तीसरा है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया। चतुर्थ बौद्ध संगीत का आयोजन है जो कनिष्क के समय हुआ था यह बात भी सत्य है। कनिष्क ने देवपुत्र की उपाधि धारण की यह बात भी सही है। तो इसमें सत्य कथन बताने 1, 3 और 4, 2 नंबर इसका असत्य है। 1, 3 और 4 है जो इसके सही है। कनिष्क के समकालीन चीनी सम्राट हो ती था। 90 ईस्वी में कनिष्क ने चीन के विरुद्ध अभियान किया किंतु चीनी सेनापति पान चाओ ने कनिष्क को परास्त किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है असत्य कथन छांटे। सबसे पहला है कि सांची में मुख्यतः 3 स्तूप है। प्रथम में बुद्ध के दांत, दूसरे में अशोककालीन धर्म प्रचारकों और तीसरे में जो महामौदगलायन वह सारी पुत्र के अवशेष है। तो यह बात बिल्कुल सही है। सांची में 3 स्तूप है जिनमें पहले में बुद्ध के दांत, दूसरे में अशोककालीन धर्म प्रचारक और तीसरे में जो
महामोदगलन व सारिपुत्र के अवशेष है। दूसरा ऑप्शन इसमें है कि तोरण द्वार पर भाव भंगिमा, तोरण द्वार पर भाव भंगिमा युक्त स्त्रियों की प्रतिमा जिन्हें साल भंजिका कहा गया, यह बात भी सही है। तीसरा कि जॉन मार्शल व कुमार स्वामी सांची के प्रथम स्तूप महास्तूप की कला शैली को वनस्पति कहते हैं। जॉन मार्शल है जो कुमार स्वामी सांची के प्रथम स्तूप और महास्तूप की कला शैली को वनस्पति शैली कहते हैं, यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन इसके अंदर है कि चौथा ऑप्शन में कहा गया कि सांची का स्तूप मध्य प्रदेश में स्थित है तथा इसकी खोज 1875 में कनिंघम ने की थी। तो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश में है, यह बात तो सत्य है, लेकिन इसकी खोज 1875 में कनिंघम ने नहीं की थी, बल्कि इसकी खोज जो की थी कनिंघम ने 1854 में की थी और इससे पहले इसकी खोज 1818 में जनरल रायलेट के द्वारा की गई थी। तो 4 नंबर ऑप्शन इसमें असत्य होगा। 1, 2 और 3 है जो इसमें सही है। तो क्वेश्चन में कहा गया कि असत्य कथन बताइए। क्वेश्चन में कहा था कि असत्य कथन बताइए, तो असत्य कथन इसमें 4 है। 1, 3 और 2, 1, 2 और 3 जो सही है। इसमें 1, 2 और 3 इसमें आंसर दे रहा है, इसका मतलब यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है। ये असत्य कथन नहीं, बल्कि यहाँ पर आएगा सत्य कथन कौन सा है, असत्य नहीं, सत्य कथन कौन से है। तो 1, 2 और 3, 1, 2 और 3 है जो इसके सत्य कथन है। 1, 2 और 3। सांची का स्तूप रायसेन मध्य प्रदेश में स्थित है। इसकी खोज 1818 में जनरल रायलेट ने की थी, जबकि कनिंघम ने 1854 ईस्वी में सांची तथा इसके आसपास 60 स्तूपों का पता लगाया तथा इस पर भीलसा टॉप्स नामक कृति लिखी। 1912 से 1920 ईस्वी के मध्य सर जॉन मार्शल ने सांची के स्मारकों को संरक्षित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से असत्य कथन को छांटिए। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताने की कौन कौन से कथन है जो असत्य है। सबसे पहला कि कुषाण शासक कुजुल कडफिसिस ने भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। तो स्वर्ण प्रथम जो स्वर्ण सिक्के जारी किए थे वह कुजुल कडफिसिस ने नहीं, बल्कि यह किए थे विम कडफिसिस ने। तो पहला ही ऑप्शन इसका गलत है। दूसरा कि कनिष्क के राज्याभिषेक से शक संवत प्रारंभ माना जाता है। तो शक संवत की जो स्थापना शुरुआत मानी जाती है यह कनिष्क के राज्याभिषेक से 78 ईस्वी से मानी जाती है, यह बात सत्य है। तीसरा सातवाहन शासक गौतमी पुत्र सातकर्णी को संकरता का सुरक्षक माना जाता है, तो यह बात भी सत्य है। चौथा है कि हिंद यवन शासक स्टेटो द्वितीय ने ताम्र सिक्के जारी किए थे। तो स्टेटो द्वितीय ने जो ताम्र सिक्के नहीं बल्कि इसने स्वर्ण सिक्के जारी किए थे, इसलिए 4 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। इसमें असत्य कथन बताने 1 और 4 जो इसके असत्य हैं। 1 और 4, 1 और 4, 4 नंबर ऑप्शन। हिंद यवन शासक स्टेटो द्वितीय ने सिक्के जारी किए। कुषाण शासक विम कडफिसिस ने सर्वप्रथम भारत में स्वर्ण सिक्के जारी किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्य कथन को पहचानिए। इसमें से सत्य कथन बताने तो सबसे पहला कथन है कि अगाथोक्लीज की मुद्राओं पर वासुदेव व बलराम का अंकन मिलता है। अखातोक्लीज की मुद्राओं पर जो वासुदेव व बलराम का अंकन मिलता है, तो यह बात सही है। दूसरा, नहपान व उसके दामाद ऋषभदत्त ने कर्जिक ग्राम ब्राह्मणों को तथा वर्णासा व प्रभास नामक ग्राम बौद्ध संघ को दान में दिया था। नहपान वह उसके दामाद ऋषभदत्त ने कर्जिक ग्राम ब्राह्मणों को तथा वर्णासा व प्रभास नामक ग्राम बौद्ध को दान दिया था। तो यह बात गलत है, क्योंकि कर्जिक गांव है जो बौद्ध को दान दिया था ना कि ब्राह्मणों को, और जो वर्णासा व प्रभास ग्राम है यह दिया था ब्राह्मणों को। तो इसमें उल्टा दे रखा है, इसलिए 2 नंबर ऑप्शन इसका गलत होगा। तीसरा कि मिनांडर की कांस्य मुद्राओं पर धर्मचक्र का अंकन मिलता है तथा धर्मथित उपाधि मिलती है। तो यह बात भी गलत है, क्योंकि धर्मथित जो उपाधि है यह कुषाण की उपाधि है, यह कुषाण शासक की उपाधि है। मिनांडर की मुद्राओं पर जो उपाधि मिलती है वह मिलती है धर्मिकस उपाधि मिलती है, ना कि धर्मथित। धर्मथित उपाधि है जो कुषाण शासक कुजुल कुजुल कडफिसिस की उपाधि है। तो 3 नंबर ऑप्शन भी इसका गलत है। चौथा है कि जहाज का अंकन वाले सिक्के वशिष्ठ पुत्र पुलवामी व यज्ञ
श्री सातकर्णी ने जारी किए थे, तो ये बात है जो सही है। तो इसमें पूछा है सत्य कथन, तो 1 और 4 इसमें सही है और 2 और 3 है जो गलत है। 1 और 4 3 नंबर ऑप्शन। नहपान व उसके दामाद ऋषभदत्त ने करजिक ग्राम बौद्ध संघ को व वर्णासा व प्रभास ग्राम ब्राह्मणों को दान दिया तथा मिनाड्र की मुद्राओं पर धर्मिकस की उपाधि मिलती है, जबकि धर्मथित उपाधि कुषाण शासक कुजुल काडफिसस की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम किसकी मुद्राओं से प्रारंभ हुआ? मानव रूप में बुद्ध की आकृति का अंकन सर्वप्रथम किसकी मुद्राओं से प्रारंभ हुआ था? तो यह हुआ था कनिष्क की मुद्राओं से। कनिष्क के समय बुद्ध का मानव रूप में मुद्राओं पर अंकन प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह था। निम्न में से पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह कौन सा था? तो वह था मारुगुरु बंदरगाह। पूर्वी तट पर स्थित बंदरगाह मारुगुरु कालची जो कोरकई में कावेरीपट्टनम अरिकामेडु वासु समुद्र और कंटकोशील या घंटसाला। वहीं पश्चिमी तट पर स्थित बंदरगाह में है पाटक, रोरुक, वेरीगाजा, सुरपारकर, केलीने, सेमुला, पारीपतन और मुजिरिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोरा अभिलेख के अनुसार तोसा नामक महिला ने किसकी मूर्ति स्थापित करवाई थी? मोरा अभिलेख के अनुसार तोसा नामक महिला ने किसकी मूर्ति स्थापित करवाई थी? तो यह करवाई थी पंचवृष्णि की। 3 नंबर ऑप्शन। मोरा अभिलेख मथुरा के अनुसार शक सत्रप षोडश के काल में तोसा नामक महिला ने पंचवृष्णि वीरों श्री कृष्ण, वासुदेव, सांब, प्रद्युम्न, अनिरुद्ध की प्रतिमा स्थापित करवाई थी। शिव व सूर्य की शिव व सूर्य की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से प्राप्त होती है? शिव व सूर्य की प्राचीनतम मूर्ति कहाँ से मिलती है? तो यह मिलती है रेनीगुंटा व भरूच के स्तूप से। शिव की प्राचीनतम मूर्ति रेनीगुंटा मद्रास के गुडीमल्लम से तथा सूर्य की प्राचीनतम मूर्ति भरूच स्तूप के फलक से प्राप्त होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। एक तरफ कुछ शासकों के नाम दे रखे हैं और सामने उनकी उपाधियां दे रखी है, तो ये हमें सुमेलित करना है। सबसे पहले है खारवेल। खारवेल की जो उपाधि है, यह खारवेल की उपाधि थी महाराज। खारवेल ने महाराज की उपाधि धारण की। दूसरे नंबर पर है मिनाड्र। मिनाड्र ने सोटर की उपाधि धारण की। तीसरे नंबर पर है वोनोनिज। वोनोनिज ने जो उपाधि धारण की थी वह की थी महाराजा धीराज। और चौथे नंबर पर है रुद्रादमन। रुद्रादमन ने जो महाक्षत्रप की उपाधि धारण की थी। तो 1 में 2, 2 में 1, 3 में 4 और 4 में 3। 4 नंबर ऑप्शन। खारवेल प्रथम भारतीय शासक था जिसने महाराज की उपाधि धारण की। मिनाड ने सोटर, वनोनीज ने महाराजा धीराज व रुद्रदमन ने महाक्षत्रप की उपाधियां धारण की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चरक संहिता विभाजित है। चरक संहिता कितने अध्यायों और खंडों में विभाजित है? तो चरक संहिता जो 8 खंड में और 120 अध्याय में विभाजित है। चरक कुषाण नरेश कनिष्क के राज्य वेद थे। इन्होंने आयुर्वेद पर चरक संहिता नामक ग्रंथ लिखा जो 8 खंड और 120 अध्यायों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन कनिष्क के दरबार की शोभा नहीं देते? कनिष्क के दरबार की शोभा नहीं देते अर्थात कौन है जो कनिष्क के दरबारी विद्वान नहीं थे? तो नागार्जुन, एजिसेसियालोस और मातृचेट, ये तीनों ही कनिष्क के दरबारी विद्वान थे। वहीं अमर सिंह है जो कनिष्क का दरबारी विद्वान नहीं था। कनिष्क के दरबारी विद्वान जिसमें पार्श्व, राजगुरु, वसुमित्र, अश्वघोष, संरक्षक, राजपुरोहित थे। मातृचेट, चरक, नागार्जुन आदि थे। एजिलिसियास नामक ग्रीक विद्वान भी उसके दरबार में था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी है। शुंग राजवंश के संस्थापक के पुत्र की प्रेम कहानी किसमें मिलती है? तो यह मिलती है मालविका अग्निमित्र में। मालविका अग्निमित्र में जो शुंग वंश के संस्थापक थे उनके पुत्र अग्निमित्र राजकुमार था। अग्निमित्र उसकी और विदिशा की राजकुमारी थी मालविका। उनकी प्रेम कहानी है जो मालविका अग्निमित्र में मिलती है। यह ग्रंथ की रचना कालिदास के द्वारा की गई।
कालिदास के द्वारा रचित नाटक मालविका अग्निमित्र में शुंग राजकुमार अग्निमित्र व विदिशा राजकुमारी मालविका के प्रेम की कहानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन कीजिए। प्रवर्तक अभिलेख से संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दे रखे हैं, इसमें से हमें बताना है कि कौन से कथन है जो सत्य कथन है। सबसे पहला कि इसमें कुषाण वंश की वंशावली की जानकारी मिलती है। प्रवर्तक अभिलेख में कुषाण वंश की वंशावली की जानकारी मिलती है, यह बात सत्य है। दूसरा कि इस अभिलेख में कनिष्क के साम्राज्य विस्तार का उल्लेख मिलता है। प्रवर्तक अभिलेख में कनिष्क के साम्राज्य के विस्तार की जानकारी मिलती है, यह बात भी सत्य है। तीसरा कि इस अभिलेख में कनिष्क को सम्राटों का सम्राट व देवपुत्र कहा गया। इस अभिलेख में कनिष्क को सम्राटों का सम्राट व देवपुत्र कहा गया, यह बात भी सत्य है। चौथा ऑप्शन है कि इसमें कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की जानकारी मिलती है। तो कनिष्क द्वारा चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन जो किया गया था उसका उल्लेख प्रवर्तक अभिलेख में कहीं नहीं मिलता है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका गलत है। तो इसमें पूछा है सत्य ऑप्शन कौन कौन से हैं, तो 1, 2 और 3। 1, 2 और 3 4 नंबर ऑप्शन। रब्बातक अभिलेख अफगानिस्तान के बगलान प्रांत में स्थित रब्बातक नामक स्थान पर काफिर का किला नामक पहाड़ी से 1913 में खोजा गया। बैक्टीरियन वहालिक भाषा व यूनानी लिपि युक्त 23 पंक्तियां इसमें हैं। प्रथम संपादन में अनुवादक इसके निकोलस सीमस विलियम तथा जो क्रीव थे। इसमें कुषाण वंश की जानकारी प्राप्त कुषाण वंश की वंशावली की जानकारी मिलती है। यह जानकारी देने वाला प्रथम शिलालेख है। कनिष्क के राज्यारोहण के समय नवीन संवत के प्रचलन का उल्लेख भी इसमें किया गया है। कनिष्क का साम्राज्य कौंडिन्य एवं वर्धा नदी के किनारे से उज्जैनी, साकेत जो अयोध्या, पालीबोथरा, पाटलिपुत्र तथा चंपा बिहार तक फैला था। इस लेख में कनिष्क को सम्राटों का सम्राट देवपुत्र कहा गया। इसमें कनिष्क द्वारा आयोजित चतुर्थ बौद्ध संगीति की जानकारी नहीं मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरुणद यवन साकेतम अरुणद यवनो मध्यमिकम उक्त पंक्ति किस ग्रंथ से संबंधित है? तो यह पंक्ति मिलती है महाभाष्य के अंदर। 3 नंबर ऑप्शन। महाभाष्य में कहा गया कि यवनों ने साकेत यानी कि अयोध्या व माध्यमिका पर आक्रमण कर दिया है। शुंग काल में हुए यवन आक्रमणों की जानकारी महाभाष्य, गार्गी संहिता व मालविका अग्निमित्र ग्रंथ में मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुमेलित कीजिए। तो इसमें कुछ प्राचीन नाम दे रखे हैं और उनके आधुनिक नाम और प्राचीन नाम दे रखे हैं, इनको हमें सुमेलित करना है। सिरकप पहले ऑप्शन पर है। सिरकप सिरकप जो नाम है यह तक्षशिला का नाम है। सिरकप है जो तक्षशिला का नाम है। तक्षशिला का नाम सिरकप है। दूसरे नंबर पर है चर सदा। चर सदा जो नाम है यह नाम है पुष्कलावती का। तीसरे नंबर पर है धान्य कंटक। धान्य कंटक जो नाम है यह अमरावती का है, 1 नंबर ऑप्शन। और चौथे नंबर पर है तामलुक। तामलुक जो नाम है यह तामलुक नाम है ताम्रलिप्ति का। ताम्रलिप्ति का तामलुक नाम मिलता है। तो इसमें 4, 3, 2, 1 और 2 2 नंबर ऑप्शन। तक्षशिला का प्राचीन नाम सिरकप, अमरावती का प्राचीन नाम धान्यकटक, पुष्कलावती का प्राचीन नाम चरसदा और ताम्रलिप्ति का प्राचीन नाम जो ताम्लुक था। नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि शुंग शासकों का क्रम क्या है? शुंग शासकों का इसमें क्रम पूछा है। तो इसमें सबसे पहले जो आएंगे वो आएंगे सुज्येष्ठ। सुज्येष्ठ जो पुष्यमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बने थे और अग्निमित्र के बाद जो सुज्येष्ठ बने थे, सुज्येष्ठ को वसुज्येष्ठ भी कहा गया है। तो सुज्येष्ठ इसमें सबसे पहले आएंगे। सुज्येष्ठ के बाद इसमें शासक आएंगे वसुमित्र, फिर आंध्रक और आंध्रक के बाद जो शासक आएंगे वो आएंगे पुलिनक। तो 2 नंबर ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। शुंग वंश 184 ईस्वी से 75 ईसा पूर्व के 10 शासक हुए जिनका कर्म निम्न है। पुष्यमित्र शुंग जो 184 ईस्वी में अंतिम मौर्य शासक वृहदत्त की हत्या कर शुंग वंश की स्थापना की थी। अग्निमित्र, उसके पश्चात सुज्येष्ठ जिसे वसुज्येष्ठ भी कहा गया, उसके पश्चात वसुमित्र, फिर आंद्रक, आंध्र के पश्चात पुलिंदक, फिर घोष,
वज्र मित्र, भागभद्र व अंतिम जो शुंग शासक था वह था देवभूति। इसकी हत्या अमात्य वासुदेव ने की और काणु वंश की स्थापना की थी। तो इसी के साथ ही आज की इस क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल की क्लास में हम 4th नंबर चैप्टर पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम दक्षिणी भारत के राजवंशों के बारे में, इसके अलावा बृहत्तर भारत भारत का जो विदेशी प्रसार है उसके बारे में कल का टेस्ट होने वाला है। तब तक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।